नमस्कार, इटिना स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। नए हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत कमजोरी का साथ जरूर हुई, लेकिन एसडेक्स निफ्टी अब अपने आप को संभालने की कोशिश में। चलिए सीधा ट्रेडर स्क्रीन कैसा नजर आ रहा है अजय से समझते हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। आज ट्रेडर स्क्रीन मार्केट्स पर आपका आउटलुक क्या है ये तो आप जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले आपका वीकेंड कैसा रहा कि राफेल नडाल फ्रेंच ओपन में जिस तरह से अपनी जीत दिखा रहे हैं, क्या आपने भी इस मैच को देखा? काफी ज्यादा रोमांचक था। बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग मैच था। और इनफैक्ट मानसी, गुड मॉर्निंग। ये देखने वाली बात है कि मिस्टर नडाल जो हैं, राफेल नडाल, राफा जिसे उनको बोला जाता है, वो 36 साल के हैं। उन्होंने 23 साल के अपने कंपेरेटर को हराया है। और ये अगर आप देखें, ये मार्केट से कनेक्ट करके अगर आप देखें तो सिर्फ जीतना ही इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। आपके परफॉर्मेंस की लॉन्जिविटी भी होनी चाहिए। तो ये उम्र में ज़्यादा होने के बावजूद ज़्यादा फिट है। और ये इन्होंने जो फ्रेंच जीता है फ्रेंच ओपन, ये 2 बार जो है अपने पुराने अपने रॉजर फेडरर और जोकोविच से ज़्यादा 2 बार ज़्यादा जीता है। तो एक तो ये मतलब परफॉर्मेंस बताती है। ऑफ कोर्स ये मैच तो 6-3, 6-6-0 काफ़ी मतलब बहुत मार्जिन से जीता है इन्होंने। बहुत ही अमेजिंग मैच था। लेकिन हम सबको सीखना चाहिए राफेल नडाल से कि उम्र के से कुछ नहीं होता है। आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है, तो आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और कैस्पर रूड तो बहुत कम है इनसे उम्र में, उसके बाद भी बहुत शानदार मैच इन्होंने जीता, तो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन अगर हम वापस आएँ और ट्रेडर स्क्रीन की बात करें, एक रेंज में अटका हुआ सा है बाज़ार। बहुत ज़्यादा गिर भी नहीं रहा है, लेकिन 16,800 16,700 के आसपास जा भी नहीं रहा है। खैर, यूएस मार्केट का दबाव अभी भी जारी है। आप देखिए, जो एफआईएस सेलिंग थोड़ी कम हो गई थी, वो वापस 3,000 करोड़ के आसपास आ गई, तो ये भी एक बड़ा प्रेशर पॉइंट बन गया बाजार में। डीआईएस की बाइंग लगातार जारी है। एफएनओ में अगर आप देखिए तो अनवाइंडिंग बहुत हो रही है। बाजार कन्विंस नहीं है, ट्रेडर्स कन्विंस नहीं है कि ऊपर जा पाएगा। तो जैसे ही आप 16,700 क्रॉस करके 800 के जोन की तरफ आते हैं, वहाँ पे अनवाइंडिंग चालू हो जाती है बाजार में। और ये इसलिए एक नैरो रेंज के अंदर बाजार आ गया है। वो जो हम बता रहे हैं आपको, 16,400 से 16,800 की रेंज, ये जो है बाजार की रेंज, इसी के साथ अभी आपको खेलना पड़ेगा। 16,400 की तरफ आएँ तो बाय करें फ्रेश लॉन्ग्स, और 800 की तरफ आप अपना पोजीशन को अनवाइंड करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाय ऑन डिप्स का जो स्ट्रक्चर है बाजार का, वो बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है, पैनिक नहीं है। बड़े दिग्गज स्टॉक्स, रिलायंस जैसे, सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को। अभी भी देखिए, आप पढ़ रही थी हेडलाइन, रिफाइनिंग मार्जिन फ्रेश लाइफ हाइज पे आ गए हैं। अगेन रिलायंस बाजार को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के, हालांकि बैंक्स इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनका सपोर्ट बहुत गिनती का है, गिना चुना। ये हम डिम्पी से बात करेंगे कि बैंक निफ्टी की खुल के कब सपोर्ट आएगा। लेकिन फिलहाल बाजार में ये जो रेंज आपको बताई 16,400 16,800 के बीच में आपको बाय ऑन डिप्स का रुझान बना के खेलना चाहिए। चलिए डिम्पी को भी बुलाते हैं और पूछते हैं कि एफएनओ में क्या डेटा दिख रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। अगर आप एफ&ओ के हिसाब से देख रहे हैं तो एक चीज़ आपको नोटिस कर रही होंगी, फिर से बड़े बड़े कट एफआईस के लगने शुरू हो गए हैं। ये एक चिंता की बात है जब आप एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास होते हैं और वहाँ से फिर से एफआईस की सेलिंग बढ़ जाए। दूसरा, आप इसी स्क्रीन के अंदर देखेंगे जो 4253 करोड़ सबसे लास्ट में लिखा है इंडेक्स ऑप्शंस, ये कम से कम मैं बताते हुए 50 से 60 बार हो चुका होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब जब कैश के अंदर एफआईस का आंकड़ा 1500 करोड़ से ज़्यादा का होगा और इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा 3,000 करोड़ से ज़्यादा का प्लस का होगा, तो मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस है अपना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे, आपको ऊपर जाने नहीं देंगे। या बिल्कुल बहुत अच्छा ही हैंस प्रूव्ड वाला फॉर्मूला है एफ&ओ के अंदर, तो आप इसको जरूर फोकस कीजिएगा। खैर, मैं हो जाता हूँ सीधा निफ्टी पे। 2 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब मार्केट में खुले सौदे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बिल्डअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है। -6 का हुआ, यानी कि अनवाइंडिंग हुई है निफ्टी के अंदर। और ये एक चिंता की बात है कि निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग के सौदे फिर से बढ़ने लग गए हैं। अनवाइंडिंग नहीं होनी चाहिए थी, जो कि 16,700 600 पे अनवाइंडिंग का प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए आप बैक टू बैक 16,700 भी गया, 600 भी गया, कुछ इस तरह के लेवल्स आपको टूटते दिख रहे हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। ऑलरेडी आपने बता दिया कि 16,400 एक पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, 16,800 एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है। अब आते हैं इसके कुछ हमने ईएमए लेवल्स भी निकाले हैं, जिसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। हमने 50 दिन का एवरेज फिर से तोड़ दिया। ये छोटा सा इन्वेस्टर एवरेज होता है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जहाँ पे 50 डेज लिखा हुआ है 16,674, इसके नीचे जाके हमने क्लोज किया है। तो इसका मतलब चिंता बड़ी है, और जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आते तब तक बाजार अभी जल्दी ठीक होगा नहीं। आप
इसको मान के चल सकते हैं। आते हैं बैंक निफ्टी पे। आपका मेजर फोकस अभी बैंक निफ्टी पे है। देखिए बैंक निफ्टी ने 2 दिन का डाइवर्जेंस दिखाया। बड़ी वजह रिलायंस था, रिलायंस उसको अलग कर रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ इसके अंदर, एक कम नहीं है 4%। दैट मीन शॉर्टिंग यहाँ पर भी हुई है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी के अंदर भी शॉर्टिंग हुई है, निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर आने लग गया है, इसलिए बैंक निफ्टी आज हो सकता है थोड़ा निफ्टी के मुकाबले कम गिरे। ये आज का सबसे नोटिसेबल पॉइंट होगा। इसने भी 35,861 के अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज को ब्रेक कर दिया, जो कि इन्वेस्टर्स एवरेज होती है। अब आता हूं मैं सीधा सीधा पीसीआर पे और विक्स पे, वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पीसीआर ये कहता है कि अभी आप रेंज में ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रेंज का ब्रेकआउट करने जा रहे हैं या ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। मैं ऑप्शंस के जरिए भी ये बात प्रूव करूंगा। और अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो वापस से वो 20 के नीचे खिसक गया है। इसका मतलब है कि जो भी गैप होगा, गैप के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे आप, चाहे गैप डाउन करेंगे या गैप अप करेंगे, जो भी होगा उसके बाद आगे बढ़ने के लिए नई फोर्स की जरूरत होगी। ये ऑप्शंस का डाटा आप मेरा स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉल पुट का 16,700 16,500 के अगर कॉल टूट रही है आज, इसका मतलब यहाँ पे आके लोग खरीदना नहीं चाहते। तो ये बात भी उतनी ही ठीक है कि 16,400 16,500 की पुट भी टूट रही है, लोग बेचना भी नहीं चाहते। इसलिए आप जो अभी लेवल्स बता रहे थे कि 16,400 एक अहम सपोर्ट एरिया है, ये यहीं से प्रूव होता है। अगर कॉलें बिक रही हैं तो पुटें भी तो बिक रही हैं। बिल्कुल, तो ये आपने अच्छी बात की है। बट बैंक निफ्टी एक और चीज को बहुत क्लोजली वॉच करेगी मानसी, और वो है क्रूड ऑयल। पर एक एमपीसी की बैठक भी है, वो तो आज से शुरू हो गई है, उसमें फिर भी 50 बेसिस पॉइंट का मान के चल रहे हैं कि आने हाइक, लेकिन क्रूड ऑयल का जो भाव है वो 120 पहुंच गया है, ब्रेंट क्रूड का क्रॉस कर गया है और मेंटेन कर रहा है। वो जो है क्रूड ऑयल का भाव, बढ़ता हुआ भाव बैंक निफ्टी के ऊपर असर डालता है। अब देखना ये है कि कितना असर डालता है। जैसा कि डिम्पी ने बताया, ट्रेड बता रहा है 71 पॉइंट्स की हमने एसजीएक्स निफ्टी में सुबह से एक रिकवरी देखी है। देखते हैं ये रिकवरी बाजार में भी प्ले होती है नहीं। मानसी बिल्कुल, थैंक्स अजय और डिम्पी। ऑफ कोर्स यहाँ पर देखिए क्रूड की चाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, ओपेक प्लस के उत्पादन बढ़ाने की खबरें आने के बाद भी हमने कच्चे तेल में जो उबाल है वो बिल्कुल जारी देखा है, और इसका एक इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर कैसा पड़ता हुआ दिखता है, इस पर नजर रखनी होगी। और अभी अभी हम डिस्कशन में भी सुन रहे थे कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के मुकाबले आज ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा सकता है। बहरहाल एसजीएक्स निफ्टी जो है संभलने की कोशिश कर रहा है और इस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते, हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक एक कर उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ रिलायंस सिक्योरिटीज के जतिन गोयल अब जुड़े हैं। जतिन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बाजार में जिस तरह की चाल हमने शुक्रवार के सेशन में देखी, ऑफ कोर्स रिलायंस एक सबसे बड़ा पुलर जो कि बाजार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं आज भी रिफाइनिंग मार्जिन की जो खबरें आई हैं, इसके चलते रिलायंस पर फोकस रहेगा, रिफाइनिंग स्टॉक्स पर नजर रहेगी। क्या लगता है आज के लिए मार्केट का सेटअप निफ्टी बैंक निफ्टी पर किस तरह के लेवल्स आप इंपॉर्टेंट समझते हैं? करने के लिए मार्केट कंसोलिडेशन जो किया है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से जो भी प्राइस होगा वो ग्रेजुअल रहेगा। ऑन द लोअर साइड निफ्टी के लिए 16,400 का क्रिटिकल सपोर्ट पॉइंट, जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होता कन्विंसिंगली तब तक बाउंस बैक के चांसेस बने रहेंगे। इसके पहले भी एसजीएक्स निफ्टी में काफी नेगेटिव इंडिकेशन दिए है, बट उसके बाद 16,400 होल्ड होता हुआ दिखा है और उसके बाद एक बाउंस बैक आया। तो बाय द टाइम निफ्टी इज सस्टेनिंग 16,400 मार्क, बाउंस बैक के चांसेस बने रहे। ऑन हायर साइड निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस 16,700 के अराउंड है, जो कन्विंसिंगली ब्रेक होने हुई है फ्रेश अपने के लिए। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक के बेंचमार्क निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया था, लार्जली बिकॉज ऑफ हेवी वेट्स के अंदर एक वीकनेस दिखने की वजह से। बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग 20 वीक गिरने का रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद वीक ऑन वीक बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग की। बैंक निफ्टी में ये जो वीकनेस का ट्रेंड है, की वजह से ही निफ्टी की जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं थोड़ी रुक सकती है, कहीं ना थोड़ी स्लो हो सकती है। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी 35,200 इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट है जो 20 डे के साथ कोइंसाइड हो रहा है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया था, बट वो लेवल के बिलो
बैंक निफ्टी में वीकनेस आता है तो पॉसिबिलिटीज है कि 35,000 एंड 34,000 तक स्ट्रेच आउट। जी बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर दोनों ही इंडेक्स पर किस तरह के रेजिस्टेंस और सपोर्ट नजर आ सकते हैं जतिन से हमने समझा, लेकिन कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर बाजार में। इनफैक्ट प्रशांत अभी हमारे साथ जुड़ेंगे एसएमसी ग्लोबल के क्षितिज गांधी इस बीच हमारे साथ हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, बताएं मार्केट्स के लिए जिस तरह पूरा हफ्ता पिछला हमने देखा, संभलने की कोशिश की, एक दो दिन ऐसे भी रहे जहां पॉजिटिव मोमेंटम था, लेकिन शुक्रवार के सेशन में फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी में कमजोरी हावी होती हुई हमने जरूर देखी। आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों ने देखा फ्राइडे सेशन में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने निफ्टी में आते देखी। निफ्टी अपने हाई से जिस तरह की ओपनिंग दी थी फ्राइडे के सेशन में, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी में एक नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है यहाँ पे कि अच्छी खासी जो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, ये हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी करेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी की तरफ। देखने वाली बात हो रही है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, निफ्टी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में असमर्थ रहा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं 16,800 का लेवल जहां पे अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज लाई करती है डेली चार्ट्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम करेगी। देखिए उसी तरीके से बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया। हालांकि वीक ऑन वीक बेसिस बैंक निफ्टी ने एक अच्छे गेन्स के साथ बंद होता दिखाई दिया, बट जिस तरीके से यहाँ पे हमें संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ से और एसजीएक्स निफ्टी एक नेगेटिव साइड में ओपनिंग दिखा रही है, तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि निचले स्तरों पे जहाँ पे भी हम लोग ओपनिंग सेशन में एक बार 15-20 मिनट आधा घंटा हम लोग मार्केट को टाइम देंगे और वहां पे फिर एक बार फिर से हम लोग बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, बट सेकंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम लोग लेवल वाइज बात करें तो निफ्टी के लिए 16,500 से 16,400 का जो जोन है वो अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसी तरीके से अपसाइड की अगर बात करें तो 16,700 से 16,800 के जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखने वाली बात है कि पिछले हफ्ते 35,800 से 36,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी एक बार दोबारा से जाके रुकी थी, तो कहीं ना कहीं आने वाले सेशंस में और आज के सेशंस में भी ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। डाउन साइड सपोर्ट की तरह की अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी में तो 35,000 से लेके 34,800 का जो जोन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये रहेगा कि फर्स्ट हाफ में हम लोग सेलिंग प्रेशर माउंट होते देख सकते हैं भारतीय बाजार में, मगर सेकंड हाफ में हो सकता है एक बार फिर से हमें लोअर लेवल बाइंग देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बिल्कुल, तो बाइंग ऑन डिप्स का भी रुझान आप क्षितिज गांधी की तरफ से भी आता हुआ नजर आ रहा है, जिस बारे में हम सुबह भी बात कर रहे थे ट्रेडर स्क्रीन पे। आइए अब जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, खबरों में कौन से स्टॉक हैं जहां पे मूवमेंट आ सकता है। शरद को लाते हैं अपने शो पे। गुड मॉर्निंग शरद। फोकस में रहने वाले हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स जैसे कि आरसीएफ, फैक्ट और एनएफएल। यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट जो है सप्लाई कर सकती है फर्टिलाइजर्स, जो लगभग 427 करोड़ का जो है आंकड़ा का अमाउंट रह सकता है श्रीलंका को। ऑफकोर्स श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है तो उसके कारण जो है ये जो सप्लाई जो है डिलीवर की जाएगी अगले 20 दिन में। और याद रखिए वित्त साल 2023 के लिए जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी भी है इन फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ के लिए है। तो ज़रूर ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स को आज ट्रेड में रखिएगा फोकस में। दूसरा स्टॉक रहेगा जीएमआर पावर और अर्बन इंफ्रा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि नेपाल जो है अपनी एक्सपोर्ट जो है सरप्लस एनर्जी वो इंडिया को करना शुरू कर सकता है। अब याद रखिए मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया और नेपाल में हाइडल प्रोजेक्ट्स है, तो इस कंपनी के जो जीएमआर ग्रुप है इनका भी एक हाइडल प्रोजेक्ट है जो नेपाल में है और उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पीपीए साइन किया है भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो अगर ये जो है स्टार्ट हो जाता है ऑलरेडी तो यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेपाल जो प्लांट है जो ऑलरेडी टर्न अराउंड कैंडिडेट है प्लांट्स में, वो जो है एक्सेस पावर जो है सप्लाई बांग्लादेश को कर सकता है। तो इससे जो है कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। और तीसरा स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर्स। यहाँ पे खबर आ रहे हैं कि कंपनी जो है पी फर्म्स के साथ बातचीत पे एडवांस लेवल पे है, लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए की जो है जुटाएंगे वो अपने ईवी सॉल्यूशंस के लिए, जो उनके जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की आर्म है उसकी एक्सपेंशन के लिए। और ये जो फंड रेजिंग है सितंबर क्वार्टर तक जो है कंप्लीट हो सकता है। और अगर कंपनी के मार्केट शेयर देखें तो लगभग 19% कंपनी का मार्केट शेयर है, आपका कह सकते हैं हाई स्पीड ई स्कूटर मार्केट में। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। देखिए टीवीएस तो अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा अपसाइड दिखा रहा है। टीवीएस के जरा एक बार चार्ट्स को लेके आइए। ऑटो में काफ़ी ज़बरदस्त अपमूव हम देख रहे हैं और टीवीएस में चार्ट्स को लेके आइए लास्ट 3 महीने 6 महीने के, तो आपको मालूम चलेगा टीवीएस मोटर अशोक लेलैंड दोनों में एक अब पॉजिटिव बायस सी बनी हुई है। ओके, हम चार्ट्स को लाते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पे
इस समय टीवीएस मोटर्स, थोड़ा लंबा चार्ट बताइए जरा। क्षितिज, ये जो त्रिमूर्ति स्टॉक्स हैं इसमें से टीवीएस मोटर्स के ऊपर नजर जा रही है। इनफैक्ट वैसे तो सारे ही ऑटो में एक अपवर्ड सा मूवमेंट आ रहा है, लेकिन टीवीएस मोटर्स के चार्ट पर जरा बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ देखिए आपने सही दर्शाया। टीवीएस मोटर अगर हम लोग पिछले अपने रीसेंट रैली देखें तो लगभग अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद जो लगभग आपके 620 के लगभग यहाँ पे लाई करती थी, वहां पे सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने एक अच्छी रैली देखने को मिली है। 750 के लगभग स्टॉक ने रैली दी है, जो कि अब अपना नवंबर 2021 के हाईस को यहाँ पे टेस्ट होता दिखाई दिया है। देखिए ओवरऑल ट्रेंड टीवीएस मोटर का काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑटो सेक्टर की अगर हम ओवरऑल बात करें तो टीवीएस मोटर इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर विच हैज आउट परफॉर्म्ड इन द ऑटो काउंटर। बट यहाँ पे अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े से पुल बैक की यहाँ पे वेट करेंगे। पुल बैक यहाँ पे अगर हमें देखने को मिलता है तो 710 से 700 के जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड, ओवरऑल बायस इसका जरूर बुलिश रहेगा, बाय साइड पे रहेगा। तो किसी भी पुल बैक पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। चार्ट्स के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टीवीएस मोटर। ठीक है, तो ये टीवीएस मोटर्स पे एक कॉल होगी क्षितिज की। क्षितिज, आप एक काम और कीजिए, अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स वो भी बताइए। आज आपने कौन सी कॉल्स निकाली हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू के बारे में कि जिस तरह से हम लोग पुल बैक एक यहाँ पे मार्केट में आता दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव ओपनिंग की तरफ संकेत कर रही है, निफ्टी भी यहाँ पे वो नेगेटिव ओपनिंग की संकेत कर रही है। पिछले सेशन में, फ्राइडे के सेशन हम लोगों ने देखा यहाँ पे काफी शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिला सीमेंट काउंटर्स के अंदर। तो उसी में से एक हम लोग आज ट्रेड लेके आए अंबुजा सीमेंट के अंदर, जो कि हमारा सेल ट्रेड रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग अंबुजा सीमेंट की बात करें तो स्टॉक ने लगभग क्लोजिंग दी है 367 370 के अराउंड। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल सेटअप की भी बात करें तो पिछले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में अंबुजा सीमेंट ने काफी बार ट्राई किया 375 के लेवल्स को ब्रीच करने का, बट वो नाकाम रहा है। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हम लोग यहाँ देख रहे हैं। टीवीएस मोटर में एक अच्छा पुल बैक यहाँ देखने को मिला है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट सेल करने की सलाह दूंगा अंबुजा सीमेंट में। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 375 के ऊपर, जो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि एक पुल बैक दिखाई देना चाहिए स्टॉक के अंदर 354 की तरफ। तो यहाँ पे 367 के अराउंड हम लोग शॉर्ट सेल करने की सलाह देंगे 375 के स्टॉप लॉस से। टारगेट जो पोटेंशियल रहेगा स्टॉक में वो रहेगा 354 का। जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा बैंकिंग काउंटर में से। हमने देखा कि फ्राइडे सेशन में हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी, बैंक्स के अंदर भी आती दिखाई दी। तो बैंकिंग काउंटर में जो अभी जो अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक चल रहा है वो चल रहा है आरबीएल बैंक का। अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो यहाँ पे आरबीएल बैंक क्लियरली 5 से 6 दिन से ट्रेडिंग सेशन से लगातार लोअर हाई लोअर लो काइंड ऑफ पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, और अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे यहाँ पे लाई कर रहा है आरबीएल बैंक। तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करने की सलाह देंगे। आरबीएल बैंक के अंदर भी स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है लगभग 106 के लगभग। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 110 रुपए के लगभग। तो प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हम लोग ये ट्रेड को अपनाएंगे। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है 110 के ऊपर। जो टारगेट पोटेंशियल लगता है मुझे लगता है यहाँ पे 100 रुपए की तरफ बहुत जल्दी मूव कर सकता है आरबीएल बैंक। जो तीसरा स्टॉक रहेगा, देखिए यहाँ पे मिक्स एंड मैच मूव्स हमें देखने को मिले रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। हालांकि मार्केट अंडर प्रेशर ट्रेड होता दिखाई दिया, बट रिलायंस वाज वन ऑफ द आउट परफॉर्मर इनटू द ओवरऑल मार्केट। तो मुझे लगता है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो छोटी सी हमने प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक देखने को मिला फ्राइडे सेशन के अंदर 2800 के लेवल एक बार टेस्ट करने के बाद 2780 के लगभग यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मुझे लगता है यहाँ पे किसी भी पुल बैक पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छे बाइंग के मौके देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बाइंग के लिए अच्छा कंटेंडर है। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है यहाँ 2700 के नीचे, जहां पे हम लोगों ने देखा पिछले हफ्ते कॉल राइटर्स भी ट्रैप होते हमें दिखाई दिए। तो मुझे लगता है 2700 लेवल्स एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। जो टारगेट पोटेंशियल मुझे लगता है 1 से 2 दिन में 2900 की तरफ बहुत जल्दी मूव होता दिखाई दे सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो 3 कंटेंडर रहेंगे, 2 शॉर्ट सेल की साइड और एक बाइंग साइड रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तीनों शेयर आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की, अगर ये 2700 तोड़ेगा ना तो आज ये 16,500 भी तोड़ देगा। तो इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से फिर से बड़ा दारोमदार है कि अपने सपोर्ट को बचा के रखे। आप भी इसमें बाय कॉल दे रहे हैं। सीमेंट में अक्रॉस द बोर्ड सब में शॉर्टिंग हुई थी, अनवाइंडिंग का प्रेशर आया था। आपकी लिस्ट में अंबुजा सीमेंट आ गया, एक नोटिस करने वाला पॉइंट। दूसरा, आरबीएल एक ब्रेकडाउन का कैंडिडेट है। हमने अपनी शीट बनाते हैं ना उसमें, तो उसमें हम डालते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडिडेट्स। तो उसमें ब्रेकडाउन का कैंडिडेट आरबीएल है, बहुत बुरे से टूट सकता है। इसलिए 100 रुपए तक का अपना टारगेट आप रखिए, आपने जो क्षितिज दिया है, और 110 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। तीनों शेयर ट्रेंडिंग है, उम्मीद करते हैं आज ट्रेडर्स के काफी काम आएंगे। जतिन, गुड मॉर्निंग। आपकी तरफ से आज की ट्रेडिंग कॉल्स, आप कौन से ट्रेड पे ध्यान देंगे आज? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज 2 शॉर्ट कॉल और एक बाय कॉल पे है। पावर ग्रिड पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक ने 50 डे ईएमए के अराउंड क्लोजिंग दिया है। लास्ट 1.5 to 2 मंथ से
स्टॉक ने उसका 50-डे EMA होल्ड किया है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ से इसमें बाउंस आ सकता है। ऐसा भी ये काउंटर लो बीटा है, तो मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी रहेगी तो यहाँ पे फोकस बन सकता है। ऑन दी हायर साइड पॉसिबिलिटीज है कि काउंटर 235 लेवल तक जा सकता है। केस ऑफ वीकनेस 225 के बिलो अगर ट्रेड होता है तो एग्जिट करना चाहिए। दूसरा रिकमेंडेशन है गेल पे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसका 20-डे EMA टेस्ट करके रिवर्सल दिया है। 2 डेज का कंसोलिडेशन के बाद एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, और देखा जाए तो ये स्टॉक ने भी उसका 20-डे EMA 1.5 मंथ से क्रॉस नहीं कर पाया है, तो ये एक रेजिस्टेंस बना रहेगा स्टॉक में करंट लेवल पे, और इन केस ऑफ बाउंस बैक शॉर्ट करने की ही सलाह है। और द लोअर साइड स्टॉक में पॉसिबिलिटीज है 140 तक के लेवल आ सकते हैं। इन केस ये स्टॉक 153 के अबो जाता है तो शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। थर्ड रिकमेंडेशन है जी, बिफोर मारुति पे कोई व्यू प्रोवाइड करूँ उसके पहले निफ्टी ऑटो इंडेक्स पे व्यू प्रोवाइड करना चाहूँगा कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स लास्ट कपल ऑफ वीक से आउट परफॉर्म करता रहा है बेंचमार्क निफ्टी को, बट जिस हिसाब से वेट्स की फॉर्मेशन है वो देखते हुए इंडिकेट हो रहा है कि नियर टर्म में इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो मारुति ये स्टॉक है जिसमें हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी शार्प डिक्लाइन देखने मिले थी। कपल ऑफ डेज पहले ये स्टॉक ने उसका की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61.8% रिट्रेस किया था, जो अप्रोक्सीमेटली 8100 के अराउंड है। उसके बाद ये रिवर्सल देखने मिली। स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल लिया है, बट शॉर्ट टर्म सप्लाई जोन को पॉसिबिलिटीज है कि वीकनेस बढ़ सकती है काउंटर में। ऑन द लोअर साइड पॉसिबल है कि ये काउंटर 7400 इनिशियली और 7150 लेवल तक डिक्लाइन शो कर सकते। इन केस ये स्टॉक 8000 का लेवल क्रॉस करता है तो शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर दो बिकवाली की राय गेल और मारुति सुजुकी पर, वहीं पावर ग्रिड पर जतिन की तरफ से खरीदारी के मौके यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। दोनों एक्सपर्ट्स की बटी हुई राय है, कुछ सेल कॉल्स और कुछ बाय कॉल्स यहाँ पर नजर आती हुई। इसी से हम समझ अनुमान लगाकर चल सकते हैं क्या कॉशियस नजरिया जो है आज बाजार पर अपनाना होगा। लेकिन चलिए, हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के लिए ट्रेड सेटअप। जिस तरह से हम देख रहे हैं निफ्टी में, अगर देखें 16400 से 16500 तक के लेवल से जिसे सपोर्ट के तौर पर लगातार हम नजर बनाकर चल भी रहे हैं, आज आपके हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरह की चाल दिखाएगा, और साथ ही स्टॉक्स भी अपने बताइए। जी मानसी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो हम एक बहुत चॉपी जोन में हैं, और जैसे कि मैं पहले से कह रहा हूं कि जिस साल में हम बजट डे लो के नीचे ट्रेड करते हैं, बजट डे हाई के ऊपर जाना डिफिकल्ट होता है, वो साल टोटली सेल ऑन रैली का साल होता है, जो कि बिल्कुल हम इस साल में देख रहे हैं 2022 में। पोस्ट बजट 17,300-600 के ऊपर हम जा नहीं पा रहे, तो इट इज अ क्लियर सेल ऑन राइज मार्केट। इसके साथ मुझे लग रहा है कि निफ्टी में सबसे जो अहम सपोर्ट है वो फिलहाल, अगर मैं डीप पोजिशनल सपोर्ट कहूं तो वो बिल्कुल होगा 16,200, और अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सपोर्ट की बात करूं तो वो बिल्कुल है 16,400। और मेरी ये क्लियर राय होगी कि जैसे कि मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूँ, कोई भी ओवरनाइट लॉन्ग्स मत रखिए। इनफैक्ट अगर हमें रैली मिल जाए और 16,600-700 के लेवल मिल जाए तो मैं बिल्कुल एक बार 16,850 के लेवल से शॉर्ट करना चाहूंगा, या फिर अगर नीचे साइड में 16,400 ब्रेक हो जाए तो मैं शॉर्ट करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस एट 16,650, और मेरा टारगेट होगा 15,900। एंड मुझे लग रहा है कि हम एक वीकली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में है निफ्टी पे, जो कि क्लियरली एविडेंट है, और एफआई के बिकवाली के फिगर्स उसको मैच भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में मेरी कॉशियस होने की राय होगी। जहां तक बैंक निफ्टी के बारे में मेरा व्यू है, तो एक क्लियर सपोर्ट वहां पे 34,950 यानी करीबन 35,000 के जस्ट नीचे बना हुआ है। उस सपोर्ट के नीचे हमें ब्रेक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं होना चाहिए। अगर हम ट्रेड करके ऊपर आए तो भी ठीक है, बट जब तक वो सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो मुझे लग रहा है हम स्ट्रेट नोज डाइव करके 34,100 से लेके 34,000 जोन में जा सकते हैं, यानी एक करीबन 1000 पॉइंट का 2.5 से 3% का फॉल बैंक निफ्टी में आ सकता है। तो 35,000 ऑन क्लोजिंग बेसिस बहुत अहम सपोर्ट है। ऊपरी साइड पे अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं तो 35,700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है,
जिसको क्रॉस करना बार बार क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी के लिए डिफिकल्ट भी हो रहा है। तो मेरी राय बहुत क्लियर होगी कि निफ्टी 16,400 के नीचे में शॉर्ट करना चाहूंगा, या अगर मुझे रैली मिल जाए तो करीबन 16,800 के रेंज में मिल जाए, वहां पे शॉर्ट करना चाहूंगा। बट ये मार्केट मेरे लिए बहुत क्लियर कट सेल ऑन राइज मार्केट है। सेल ऑन राइज का ही नजरिया, इनफैक्ट प्रशांत का ये मानना है कि बिकवाली जो है वो ज्यादा हावी होती हुई 16,400 के लेवल्स के नीचे निफ्टी में और कमजोरी हावी होती है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो 1000 पॉइंट्स का डाउन ट्रेंड प्रशांत मानकर भी चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं, कौन से स्टॉक्स फोकस में हैं, पूजा से समझते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? जी गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत भारत फोर्स से करते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि क्लास 8 ट्रक के जो ऑर्डर है वहां पर उनका कहना है कि गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबल ट्रक सेगमेंट में दबाव दिखना शुरू हुआ है और वहां से इनकी जो आय है वहां से 25% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है ग्लोबल ट्रक सेगमेंट से। हालांकि भारत के MHCV साइकिल में सुधार देखने को मिल रहा है। ये कुछ कॉमेंट्स निकल कर आए हैं भारत फोर्स के लिए। HUL के लिए CLSA की काफ़ी पॉजिटिव कॉमेंट्री दिखाई दे रही है। चुनौती भरे माहौल में भी उनका कहना है कि मजबूती के साथ कंपनी उभर रही है। इनका BPC यानी कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में बदलते ट्रेंड पर तेजी से पकड़ HUL ने बनाई है और सही समय पर रणनीति में जो बदलाव किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी। JP मॉर्गन की अपना जो टारगेट है 900 का वो बरकरार रखा है और इनका कहना है कि जो पॉपुलर ब्रांड पोर्टफोलियो इन्होंने उसका आंशिक बिक्री की है, पार्शियल सेल किया है, उसको भी फैक्टरिंग कर लिया है अपने टारगेट में ही और रेटिंग में भी। तो इस वजह से वहां पर कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। कंपनी में 900 का लक्ष्य ही मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, ये कुछ एक अहम ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं जो पूजा ने आपके सामने रखी है। इसके बारे में कुछ एक रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा भी करेंगे। देखिए रिपोर्ट्स जो होती है ना वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, कई बार उसमें ट्रेडिंग का बज़ भी छुपा होता है, तो वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे, स्पेशली जो CLSA की रिपोर्ट आई है HUL पे। लेकिन आज 6 तारीख है और 6 से लेकर 8 तारीख तक अगर आप सब भी काम कर रहे हैं तो देश का RBI भी बहुत ज़ोर से काम करेगा 2 दिन के लिए और 8 तारीख को फैसला सुनाएगा कि क्या ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, आपका EMI महंगा होने वाला है कि नहीं। अजय के पास इसका प्रेमा फेसी आंसर है। शुरुआती कहते हैं ना, शुरुआती रुझान है। तो अजय, शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं? EMI महंगी होने जा रही है ना? देखिए EMI तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन बैंक निफ्टी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस पर हम फोकस करते हैं। आप तो नेले में देला मार रहे हैं। देखिए 35 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। पिछली बार 40 किया था, अचानक आके जब बाजार बहुत धराशायी हुआ था। 35 बेसिस पॉइंट जो बाजार फैक्टर इन कर रहा है, अगर उतना ही आया और कमेंट्री इसकी तरफ आई कि देखिए जितनी भी कमोडिटीज आप देख लें, हम लोग 2-3 हफ्ते से ये बात ट्रैक कर रहे हैं कि क्रूड को छोड़ के अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएंगी लगभग हर कमोडिटी 20% टॉप से नीचे है। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ आपसे, ये अगर RBI इसको बताता है कि देखिए कमोडिटी प्राइस तो नीचे आ रही है, क्रूड नीचे नहीं आया। देखिए एल्यूमिनियम तो 35% नीचे आ गया टॉप से। सबसे वॉलेटाइल एल्यूमिनियम ही रहता है, सबसे तेजी से बढ़ा तो टूटा भी सबसे तेजी से। जिंक, बीफ, कॉपर, सारे बेस मेटल्स, सिर्फ कॉटन भी आ गया है, एग्री कमोडिटी भी नीचे आ रही है। सिर्फ क्रूड नीचे नहीं आया है, जिसकी वजह से RBI को बहुत चिंता बनी हुई है। अगर वो नीचे आ गया तो आपकी EMI जो बढ़ रही है उसके ऊपर लगाम लग सकती है, बट मुश्किल है। क्रूड इतनी जल्दी नीचे आने नहीं वाला है। इनफैक्ट हम फिशराकी जी की कमेंट्री भी चलवा रहे हैं कि जब तक ये वॉर खत्म नहीं होगी क्रूड नीचे नहीं आएगा। इसलिए आपको ये देखना जरूरी है कि अगर डविश कमेंट्री आई MPC से 35 बेसिस पॉइंट का हाइक आया तो एक बार रिबाउंड आ सकता है बैंक निफ्टी में। और इसलिए आपको गिरावट में बैंक निफ्टी में जो लेवल्स प्रशांत भी बता रहे हैं उस वहां पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हॉकिश और बहुत डरा देने वाली कमेंट्री नहीं आई शक्तिकांत दास जी से, जो मेरी ये उम्मीद है कि नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि एक ऑलरेडी आपको फ्रंट एंड रेट हाइक दे दिया है, तो अगर वॉच करेंगे, देखेंगे ग्रोथ ठीक हो रही है सिस्टम में, देखिए कमोडिटी प्राइस नीचे आ रही है, इस तरह की कमेंट्री आई तो एक छलांग लगा सकता है। लेकिन अजय, जब लास्ट टाइम इमरजेंसी रेट हाइक हुआ था तब कहा था कि फेज वाइज रेट हाइक्स होते दिखेंगे, तो क्या वो अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार एक रेट हाइक, नेक्स्ट फेज आ गया ना, लेकिन उसके बाद भी 30, 40 इस तरह के भी अनुमान लगाए जा रहे थे। तो ऐसा कुछ हो सकता है इस बार, इसीलिए 35 में कह रहा हूँ आपको। 35 बेसिस पॉइंट की मैंने कुछ बॉन्ड ट्रेडर्स से बात की थी, तो बाजार इतना फैक्टर इन करके चल रहा है। तो अगर इसके अलावा कुछ आया तो बहुत की ग्रोथ रुक रही है इकोनॉमी में, बहुत डरा देने वाली कमेंट्री है, तो बाजार गिर सकता है क्लियरली। लेकिन कमेंट्री अगर ये आई कि अभी हम डेटा देखेंगे, डेटा तो दिखा रहा है कि प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, डाउनवर्ड पॉसिबिलिटी है, तो एक बार बाजार उसको पॉजिटिवली लेगा
और उसमें आपका ट्रेड का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए बैंक निफ्टी। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी अगले 2 दिन के लिए ध्यान रखिएगा। हालांकि ये वर्डिक्ट आएगा 8 तारीख को, आज है 6 तारीख, तो 2 दिन के लिए बैंक निफ्टी हो सकता है अपने सपोर्ट को अगर बचा के चले तो आपके काम आ सकता है। खैर, इस पर हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी पे एक व्यू तो प्रशांत ने ऑलरेडी दिया, लेकिन प्रशांत की ट्रेडिंग कॉल्स बाकी रह गई हैं, जरा वो भी पता कर लेते हैं उनसे। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो भी बताइए फिर। डिम्पी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एक सेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा। तो कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले आईटी सेक्टर जब टॉप आउट हुआ, वहां से जो बॉटम बना वो करीबन 35 से 40% नीचे आईटी में हमें फॉल मिला। अब मुझे उस लेवल में जो सेक्टर दिख रहा है वो ऑटो सेक्टर है, और मेरी एक क्लियर राय है कि ऑटो सेक्टर में मुझे लग रहा है कि बिकवाली बहुत जल्द आएगी। टीवीएस मोटर्स मुझे अच्छे लेवल पे लग रहा था, बट वहां एक गैप सपोर्ट है, तो मेरा फर्स्ट कॉल होगा आइशर मोटर्स पे, और मैं आइशर को शॉर्ट करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस अबाउट 2745, 2745 के ऊपर। टारगेट मुझे लग रहा है 2575 का। तो ऑटो के लिए जिनके पास भी पोजीशन है, तो मेरी ये राय होगी कि आप बहुत क्लोज स्टॉप लॉस रख के प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत बड़ी आ सकती है। ये मेरा फर्स्ट कॉल होगा। सेकेंड कॉल मेरा होगा टाटा पावर में बाय कॉल होगा। इसके लिए 224 का सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो विद स्टॉप लॉस बिलो 224 मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा फॉर अ टारगेट 250, और यही मेरी कॉल ऑफ द डे भी होगी। और जो लास्ट कॉल मेरी होगी वो होगी टू बाय रूट मोबाइल, और मैं इसको स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा बिलो 1370, 1370 के नीचे। मुझे लग रहा है ये 1465 से 1475 तक के टारगेट्स हमें दे सकता है। तो 2 बाय कॉल होगी और एक शॉर्ट कॉल होगी ऑन द ऑटो सेक्टर आइशर मोटर्स। ओके, तो क्लियरली टाटा पावर जो है यहाँ पर प्रशांत की तरफ से कॉल ऑफ द डे है। इसके अलावा आइशर मोटर्स पे सेल कॉल और रूट मोबाइल पर ज्यादा यहाँ पर बढ़त का अनुमान प्रशांत को लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ कुछ बोरा भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ गुड मॉर्निंग। देखिए, इंपॉर्टेंट हफ्ता है, ट्रिगर स्पेसिफिक है, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी फोकस में रहेगी। 3 दिवसीय एमपीसी की बैठक आज से शुरू होने जा रही है। क्या लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, इनफैक्ट अभी हम डिस्कस कर रहे थे बैंक निफ्टी पर ज्यादा फोकस रहेगा, आपका अनुमान क्या है, और साथ ही अपनी कॉल्स भी बता दीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, इस बार जो हम सेटअप देख रहे हैं ये जरा सा डिस्करेजिंग है। अगर मैं मेरे फंडामेंटल फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर रहा था, तो जहां वो लोग सारे हेडविंड्स मेंशन कर रहे थे, somehow that is also transpiring on the technicals. It's a little too early, maybe a little preemptive also to call, लेकिन आपको ध्यान होगा निफ्टी ने काफी एक समय निकाला था 16,800 और 17,800 के जोन्स में। एक्सट्रीम्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, बट हमने करीब 6 से 7 महीने निकाले थे इन दैट रेंज। अब कहीं ना कहीं ये फील आ रहा है कि जो ये रेंज है ये 1000 पॉइंट्स नीचे शिफ्ट हो गई है। 15,800 एंड 16,800 के जो जोन्स हैं, अगेन 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स हियर एंड देयर विल नॉट मैटर एज मच, बट ब्रॉडली जो रेंज है वो 15,800 16,800 के आसपास शिफ्ट होती हुई दिख रही है। दिस इज स्लाइटली प्रीएम्प्टिव बिकॉज हमने बहुत ज्यादा उन लेवल्स पे नॉक नहीं किया है, एटलीस्ट ऑन द हायर साइड। इट्स अबाउट वंस और ट्वाइस दैट वी हैव नॉक्ड ऑन दोस डोर्स एंड देन टर्न्ड अराउंड। लेकिन सही थे, हम बहुत तेजी से ऊपर आए थे, कॉल राइटिंग बहुत सारी हमने ऊपर के लेवल्स पे देखी थी, तो उसके चलते शिफ्ट होना था वो ग्रेजुअली होना था, और वो मार्केट्स के लिए अच्छा भी था। लेकिन एक सेंस हुए आ रहा है कि 15,800 16,800 की रेंज हो सकती है आने वाले कुछ समय के लिए। दिस इज वन ऑफ द टाइम्स व्हेन इवन एज एन एनालिस्ट यू वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग, बिकॉज द हायर द मार्केट्स गो द बेटर इट इज फॉर प्रैक्टिकली एवरीवन। सो ये एक कंफर्मेशन का हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बट एक ये सेंस आ रहा है कि शायद मार्केट्स का जो रेंज है वो 16,800 में भी अबाउट 17,000 के आसपास फॉर द टाइम बिंग कैप हो जाए। That's on the broader view, that's on the positional trade. अगर मैं आज की बात करूं 16,500 के आसपास काफी अच्छा पुट बेस है। हमने जो SGX निफ्टी दिखा रहा है लेवल्स उसके उसी के आसपास खुलने के लिए दिखा रहा है, तो हो सकता है वहां से एक बाउंस हो, बट जो ओवरऑल नेगेटिव सेटअप है उसके चलते हम जरा सा कॉशन से शुरू करेंगे। और बैंक निफ्टी ने एक अच्छे रनअप के बाद भी एक पॉज देना शुरू कर दिया है, तो दोनों ही इंडिसेस में मेरा फिलहाल पॉज का व्यू होगा। ओपनिंग में काम ना करें, मार्केट्स को जरा सेटल होने दें। सो निफ्टी पे 16,800 16,300 ये जो 2 लेवल्स हैं ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे, और बैंक निफ्टी पे 34,900 और 35,600 ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी काफी सारा है, काफी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं। इसके चलते मेरे 3 कॉल्स हैं, तीनों ही फिलहाल ऑन द बाय साइड हैं, काफी डाइवर्सिफाइड हैं। पहला कॉल है HEG पे। देखिए, इस स्टॉक में हमने एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा था, काफी समय से इसमें एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा था अराउंड 1000 जोन्स,
और 1100 का इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था एंड इंसिडेंटली इसका जो शॉर्ट टर्म एवरेज था वो भी 1100 के आसपास ही पड़ रहा था। पिछले 2 दिनों से स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस दिया है, उन लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है और इंडिकेटर्स इसके पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा एंड ऑन अ नियर टर्म बेसिस 1180 जो है इसके लिए एक टारगेट है और 1100 का जो क्लोज स्टॉप लॉस है वो आप लेके इस पोजीशन में बाय साइड पे व्यू बना सकते हैं। जो मेरा सेकंड कॉल है ये है नॉसिल। इस पे हमने पिछले हफ्ते भी एक डिस्कशन किया था। स्टॉक का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, इट्स नॉट रियली फॉलन इन लाइन विद द मार्केट। अगर मैं थोड़ा सा इसका मीडियम टर्म चार्ट भी देखूं 6 to 8 मंथ्स का, तो भी इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट फ्राइडे को इसके जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं वो इसके 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टर्न अराउंड होकर आ गई। ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है, ये पॉजिटिव संकेत है। सो नॉसिल विल कंटिन्यू टू रिमेन माय बाय पिक। यहाँ पे 275 का टारगेट लेके चलिए और स्टॉप लॉस जो है वो 250 का लेके चलिए। IT has been under pressure and may continue to remain so till the time Nasdaq is under pressure. But even within that there are pockets of hope and there are pockets of bounce जहाँ पे traders enter कर सकते हैं। Positionally भी अगर आप चाहें तो enter कर सकते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है KPIT Tech। इस स्टॉक ने जो फॉल दिया था unlike most other stocks अपने 200 डे एवरेज को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है और एक बहुत अच्छा बाउंस दिखा रहा है। And even on Friday's market it had held on to its gains. So KPIT Tech looks strong on the charts। यहाँ से भी 590 के टारगेट के लिए इसे बाय कर सकते हैं और यहाँ जो स्टॉप लॉस होगा 535 530 के जो जोन्स हैं इसके आसपास का लेके चलिए। इनमें जो मेरा पिक ऑफ द डे होगा दैट विल बी नॉसिल। इंटरेस्टिंग। मिड कैप आईटी में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। काफी ओवरसोल्ड भी हुए थे और हम देख रहे हैं कि बाजार को थोड़ा सपोर्ट भी दे रहा है इस समय आईटी। आइए चलते हैं, अविनाश को भी जोड़ते हैं अपने बातचीत में। गुड मॉर्निंग अविनाश। अविनाश, एक इंटरेस्टिंग खबर आई आज सुबह कि ईपीएफओ अपना एक्विटीज में जो एक्सपोजर है वो 15% से बढ़ा के 25% करने वाला है। ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि बाजार को काफी सपोर्ट मिल सकता है इससे ओवरऑल, नहीं? बिल्कुल। इनफैक्ट अजय गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि देखिए 15 से 25% सिग्निफिकेंट राइज है और अगर ये ग्रेजुअली भी इंक्रीज होता है तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट मार्केट्स पे पॉजिटिवली आएगा। आई थिंक ऑलरेडी रिटेल मनी तो मार्केट्स में सिग्निफिकेंटली आ ही रहा है। ये पैसा अगर आता है तो मेरे ख्याल से इनडायरेक्टली रिटेल लोगों का जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो पैसा होता है उससे कहीं अच्छे रिटर्न्स शायद गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है इक्विटी मार्केट से आए और डेफिनेटली इसलिए एलोकेशंस बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली नेट पॉजिटिव है। आई थिंक ये कब शुरू होता है, इसकी एग्जीक्यूशन कितनी फास्ट होती है, ये मेरे ख्याल से फैक्टर्स रहेंगे जो मार्केट्स क्लोजली वॉच करेंगे। बट डेफिनेटली न्यूज़ पॉजिटिव ड्रिवन है। बिल्कुल अविनाश, हाय, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट न्यूज़ काफ़ी हद तक पॉजिटिव है और इस पर हमने लगातार आपको बताया भी था। ऑन अ वीकेंड भी हमने आपको बातचीत बताई थी। जिस तरह से पीएफ की अगर बात करें, ईपीएफ के कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें, काफ़ी हद तक हमने देखा यहाँ पर लोएस्ट रेट्स हैं पिछले 40 साल में। लेकिन इसके बावजूद अगर दूसरी स्कीम्स के मुकाबले अगर देखें अब भी आकर्षक ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही अविनाश, फर्टिलाइजर स्पेस भी लगातार फोकस में है, सरकार की नज़र फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर है और आज भी हम देख रहे हैं एक खबर आती हुई दिखी है कि कंपनियां जो है फर्टिलाइजर की काफी हद तक इंपोर्ट्स जो हैं वो कम कर रही है और एक्सपोर्ट पर नजर लगा रही है। साउथ अफ्रीका यहाँ पर है जिस पर एक्सपोर्ट को लेकर फर्टिलाइजर स्टॉक्स फोकस में है। आपकी राय इस स्पेस पर क्या होगी? मानसी, मुझे लग रहा है कि फर्टिलाइजर एक बहुत अच्छे पोजिशनिंग स्पेस में है। इसके दो कारण है। एक तो देखिए लोकल मार्केट में मानसून जैसे नजदीक आता है फर्टिलाइजर कंपनीज में हमको अच्छी तेजी देखने को मिलती है और मुझे लग रहा है कि इस बार मानसून होपफुली अगर अच्छा होता है तो जो लोकल मार्केट्स है उससे तो काफी फायदा लोकल मार्केट्स में कंपनीज को मिलेगा। दूसरा जो ट्रिगर है वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, आपने सही कहा कि फर्टिलाइजर के जो कीमतें हैं वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है और इंडिया को काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए। रियलाइजेशंस भी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम बड़े प्लेयर्स देखें तो जैसे कि कोरोमंडल है, मुझे लग रहा है कि ये काफी वेल पोजिशनड है, काफी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है और इनकी रीच भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि अराउंड 1150-1200 का एक टारगेट प्राइस कोरोमंडल पे पॉसिबल लग रहा है। दूसरे जो सरकारी कंपनीज है जैसे कि आरसीएफ है वो भी काफी बड़ा प्लेयर है, काफी वेल पोजिशनड है और काफी अट्रैक्टिव है वैल्यूएशंस पे। तो कोरोमंडल, आरसीएफ, ये दोनों स्टॉक्स पे आप नजर रखिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स इनको डेफिनेटली अच्छी रीरेटिंग आने वाले महीनों में देगा।
क्लियरली कोरोमंडल, आरसीएफ जैसे स्टॉक्स और मॉनसून से ठीक पहले फर्टिलाइजर स्पेस भी हैं जिस पर नजर रखनी होगी। लेकिन अजय, टाटा स्टील की अगर बात करें, जिस तरह से मैनेजमेंट के कमेंट्स आते हुए दिखे हैं, यहाँ पर कंपनी अपने केपेक्स को तो बढ़ा रही है लेकिन साथ ही कर्ज भी कम करने की बातचीत कर रही है और डिमांड के फ्रंट पर अगर देखें रिकवरी जारी रहने के भी अनुमान है। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग एनुअल रिपोर्ट आई है और अगर आप मेटल्स में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको टाटा स्टील की एनुअल रिपोर्ट जरूर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसा मानसी बता रही हैं, टाटा स्टील अपनी एनुअल रिपोर्ट में कह रहे हैं कि डेट रिडक्शन में फोकस रहेगा और स्टील की कैपेसिटी वो बढ़ाना चाहते हैं। इनफैक्ट ये मालूम, इससे आपको ये मालूम चलेगा कि डिमांड कितनी रोबस्ट है। प्राइस जो है इंटरनेशनल स्टील प्राइस से डिटरमिन होता है, लेकिन वॉल्यूम्स यहाँ डिमांड से होता है। तो इसके अगर थोड़ा प्राइस नीचे भी आ जाए इंटरनेशनल स्टील का, तो भी टाटा स्टील बहुत कॉन्फिडेंट है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। ये ग्राफिक भी आ जाएंगे एनुअल रिपोर्ट के आपके स्क्रीन पे, आपको मालूम चलेगा कि टाटा स्टील क्या कह रहा है। और इसी रीजन से 1500 रुपए तक के टारगेट्स हैं। तो बाय ऑन डिप्स वाली जो स्ट्रेटेजी आप टॉप मेटल काउंटर्स में बना रहे हैं, स्पेशली डोमेस्टिक ओरिएंटेड, टाटा स्टील जैसी कंपनी, JSPL भी वैसी कंपनी है, तो उसमें आपको बाय ऑन डिप का रुझान बनाना चाहिए। बहुत ही कॉन्फिडेंट कमेंट्री आई है और आगे चल के शायद इस पर रिपोर्ट्स भी आएंगी। लेकिन अविनाश, आप क्या कहेंगे? इस समय 980 वर्स्ट केस में जाता है टाटा स्टील, अच्छा रिबाउंड आ जाता है वहां पे, और अब जो एनुअल रिपोर्ट की कमेंट्री है वो भी काफी अच्छी आई है। टाटा स्टील पे क्या व्यू है आपका? इनफैक्ट अजय, एनुअल रिपोर्ट में डेफिनेटली पॉजिटिव कमेंट्री आई है और जैसे आपने कहा कि सारे स्टील कंपनीज ने इस साइकिल में अपने बैलेंस शीट्स को काफी लीन और फिट किया है। इनफैक्ट टाटा स्टील ने काफी सिग्निफिकेंटली अपना डेट कम कर दिया है। इनफैक्ट स्टील अथॉरिटी भी अगर हम देखें तो डेट पे फोकस है। तो इस बार डेफिनेटली इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि बैलेंस शीट को कम से कम लिवरेज इन्होंने किया है और इसका फायदा जरूर कंपनीज को मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए जब तक ग्लोबल मेटल प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ते नहीं है, तब तक कोई बड़ा ट्रिगर मेटल कंपनीज के लिए आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए, लॉन्गर टर्म में तो स्टील का डिमांड तो बढ़ेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काफी बढ़ रहा है, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो नंबर्स है वो शायद आपको इतने ना देखने को मिले। इनफैक्ट रिसेंटली NMDC ने भी अपने आयरन ओर के प्राइसेस काटे हैं, तो अगर ओर के प्राइसेस गिरते हैं तो ऑब्वियसली जो एंड प्रोडक्ट वैल्यू एडेड प्राइसेस है वहां पे भी थोड़ा बहुत कटाई आ सकती है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। नजरिया डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, बट हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर के लिए मेटल कंपनीज में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी को लेके दबाव आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट दैट थोड़ा सा और करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो मौके मिल सकते हैं। ठीक है। इस बीच ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स थोड़ी देर पहले आपको पूजा बता रही थी, उसमें उन्होंने एक CLSA की रिपोर्ट बताई थी जो कि HUL को लेकर है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी मेंटेन रखते हैं अपनी आउट परफॉर्मेंस को और 2500 का टारगेट दे रहे हैं। 2575 का शेयर है, करीब अभी 2290 के आसपास, 2575 यानी कि गुंजाइश काफ़ी है। अब आप पिछले 3 दिन से देख पा रहे होंगे सभी एनालिस्ट ज़्यादातर ITC को बोल रहे थे कि ITC बाय करो ITC। CLSA की रिपोर्ट आ गई HUL पे, तो एक बार ये पता कर लेते हैं ITC और HUL दोनों में से इस समय ज़्यादा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज़्यादा ठीक है, जिसमें जल्दी पैसे बन जाएंगे। ये काम करेंगे प्रशांत जी। प्रशांत जी, दोनों के चार्ट खोलिए, HUL के और ITC के। ITC हम लेके बैठे हैं मान लीजिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से कॉल्स आ रही हैं। HUL पे आज CLSA की रिपोर्ट आने पे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। HUL भी जोड़ लूँ सर लिस्ट में? प्रशांत म्यूट है, आप म्यूट ठीक कर दीजिए, अनम्यूट कीजिए, तब आपकी मधुर वाणी हम तक पहुंचेगी सर। जी सॉरी। तो अगर मैं दोनों ही चार्ट देखता हूं और सिर्फ एज अ चार्ट इसे देखूं तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है दोनों चार्ट एक डेली में गैप रेजिस्टेंस पे है। तो अगर ये बहुत अहम लेवल के ऊपर, अगर मैं ITC की बात करूं 275 के ऊपर ये क्लोज हो जाए तो ये गैप क्लोज हो जाएगी। और जहां तक मैं HUL की बात कर रहा हूं तो ये करीबन 2310 2320 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो इसकी भी गैप क्लोज हो जाएगी। तो एक बार ये क्लोजिंग बेसिस हमें मिल जाए, फिर मुझे लग रहा है दोनों में से जो आपको पसंद है आप पोजिशनली लॉन्ग जा सकते हो और 2% का स्टॉप लॉस आप लगा दीजिए क्लोजिंग प्राइस से। ये क्लोज होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पे आए हुए हैं। जब तक ये गैप फिल नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें फ्रेश पोजीशंस में लेना चाहूंगा। दोनों ही स्टॉक सेम सेटअप में, तो लेवल्स में आपको बता चुका हूं, 275 के ऊपर क्लोज और 2310 के ऊपर क्लोज। ये मिल जाए बिल्कुल लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका क्लोजिंग प्राइस से 2% होना चाहिए। क्षितिज, एक और खबर आई ओवर द वीकेंड जो रिलायंस के अंदर जो लॉन्ग ट्रेड लेके बैठे हैं उनको काफी मधुर लगेगी, और वो है रिफाइनिंग मार्जिन एशिया के वापस से फ्रेश रिकॉर्ड हाइज पे आ गए, $25 क्रॉस कर गए। रिलायंस ने पिछले हफ्ते 6.5% का वन साइड मूव दिया था,
तो अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन इंटैक्ट है तो क्या मैं प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं? और इसी को चार्ट में जरा बताएं कि चेन्नई पेट्रो जो सर्किट टू सर्किट चल रहा है उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दो, एक कैश का स्टॉक है एक एफएनओ में, लेकिन रिफाइनिंग मार्जिन पे एकदम पक्के ट्रेड बन गए हैं ये दोनों। जी देखिए, पहले रिलायंस की हम लोग बात कर रहे थे। आज जो मॉर्निंग में मैंने 3 अपने ट्रेड्स किए, उसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज वाज वन ऑफ देम इन बाय साइड। तो बाय रिकमेंडेशन तो यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज में। आपका सवाल ये था कि अगर किसी की यहाँ पे पोजीशन है तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल हर लेवल पे मैं तो कहता हूँ जिस तरह से वॉलिटिलिटी मार्केट में बनी हुई है, अगर हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे किसी भी ट्रेड में लगाते हैं तो उसी तरीके से बहुत जरूरी है मार्केट में प्रॉफिट बुक करना भी। तो अगर कोई नीचे के लेवल से रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेडिंग के हिसाब से कैरी ऑन करता आ रहा है पोजीशन, तो मुझे लगता है यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस अपने पिछले जो रिसेंट हाईज बनाए थे लगभग 2850 के 2855 के आसपास, लगभग उसी के तरफ मूव होता दिखाई दे रहा है, जहां पे हम लोग एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहे हैं। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक यहां पे जरूर करना चाहिए। बाकी बची हुई पोजीशन के लिए जैसे कि मैंने सुबह भी बताया कि बाय रिकमेंडेशन मेरी जारी रहेगी, तो 2700 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी रिमेनिंग पोजीशन को जरूर कैरी करना चाहिए। अब बात कर रहे थे चेन्नई पेट्रो की। यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम में देखिए, अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो आपने यहाँ बिल्कुल सही दर्शाया, स्टॉक लगातार अपने अपर सर्किट्स को ही दर्शा रहा है कि यहाँ पे 315 320 की तरफ एक बार दोबारा से मूव कर सकता है स्टॉक, बट 320 का यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है। और अगर हम लोग सेकेंडरी ऑसिलेटर्स की तरफ भी देखें तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे हम लोग एक कंसोलिडेशन मोड जाता हुआ देखने को मिले। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आई वोंट प्रेफर कि हम लोग चेन्नई पेट्रो में कोई फ्रेश पोजीशन बनाए। हाँ, अगर हम लोगों को किसी भी दिन यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है चेन्नई पेट्रो में, तो लॉन्ग पोजीशन हम लोग डिप्स के ऊपर जरूर बनाएंगे। बट करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरिंग टू मी इन चेन्नई पेट्रो। तो किसी भी मूव में टुवर्ड्स 315 320 की तरफ जाता है, तो जिनके पास पोजीशन है वो, उनको मैं ये सलाह दूंगा वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे लॉक करें। ठीक है, यानी कि जिनके पास है वो तो भी रह सकते हैं, अभी 315 तक जा सकता है। वैसे भी 5% के सर्किट पे है, लास्ट दिन भी सर्किट लगा था इसमें, और अगर ये लोअर सर्किट लगाने पे आया प्रॉफिट बुक में तो मुश्किल भी होगी। इसलिए नए वालों को आना नहीं, पुराने वालों को जाना नहीं, कम से कम ये बात आप पक्की करके चलेगा चेन्नई पेट्रो में। और रिलायंस इंडस्ट्री से तो कॉल है, 2900 का टारगेट, 2700 का स्टॉप लॉस, 29 और 27 के बीच में आज RIL चल सकता है। एक और शेयर है जो लिस्ट में, मैं वैसे तो टेक्निकल एनालिस्ट ने कहीं ना कहीं जरूर बोला होगा, लेकिन फिर भी मेरे को इसका बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न लगा और कैश सेगमेंट का ही शेयर है। खुश, आपने आज दिए HEG और नौसिल। आपने एल्कन इंजीनियरिंग के चार्ट को देखा था क्या? अगर नहीं देखा तो अभी देख लीजिए और जरा बताइए इसमें करना क्या है। जी देखिए, स्टॉक मोमेंटम में रहा है। अगर मैं पिछले कुछ सत्र की बात करूं तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है इसने सेटअप के बाद। तो ये जो मोमेंटम है ये स्टिल एट द बैक ऑफ गुड वॉल्यूम्स आया है। अगर सिर्फ फ्राइडे का सेशन देखें, जो इसकी फ्लैट सी क्लोजिंग आई है, दैट इज लार्जली इन लाइन विद द मार्केट। इनफैक्ट इट्स अ स्लाइट आउट परफॉर्मेंस विद द मार्केट। वॉल्यूम्स भी इस स्टॉक में अच्छे हैं, इंडिकेटर्स इसके जरा से फ्लैट होते हुए नजर आ रहे हैं। सो देयर इज अ चांस कि शायद स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे शायद थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव है, और यहाँ से अगर कोई फ्रेश बाइंग इनिशिएट करते हैं तो 220 के जो लेवल्स हैं वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए। 255 के जो जोन्स हैं वहां पे आते हुए कुछ समय में ये स्टॉक जा सकता है। जस्ट दैट बिकॉज इतने अच्छे गैप अप के बाद या इतने अच्छे एक बड़े ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में हम ये प्राइस लेवल्स देख रहे हैं, हो सकता है कि जरा सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। बिकॉज इफ यू कैरीड फॉरवर्ड फॉर 2 डेज, आप जरा सा इसको बुक करने के लिए हल्का सा प्रेशर देखें। बट स्ट्रक्चर कहीं इसमें कहीं डैमेज नहीं हुआ, इनफैक्ट काफी पॉजिटिव ही है। 220 का स्टॉप लॉस, 255 के टारगेट्स के लिए इसे बाय भी कर सकते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिंग पिक हो गई एलिकॉन इंजीनियरिंग पर, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, डिम्पी आपको पता है क्या कि एलिकॉन इंजीनियरिंग की जो कॉल हुई थी रिजल्ट के बाद, उसमें उन्होंने मैनेजमेंट ने बहुत तेजी की कि बिजनेस फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो गया है और डिमांड सॉलिड डिमांड की बात की, और उस कॉल के नेक्स्ट डे से ही इसके अंदर बाइंग चालू हो गई। और आई एम नॉट श्योर, अविनाश आप ट्रैक करते हैं एलिकॉन? ये मार्च में हुई थी क्या कि उनकी कॉल को? हाँ, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इनफैक्ट अजय, यहाँ पे ये जो कंपनी है ज्यादातर माइनिंग और कैपिटल गुड्स का एक अच्छा प्ले है, और काफी समय के बाद यहाँ पे बेनिफिट कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज का मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी के पास काफी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला साल डेफिनेटली अच्छा रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी काफी पुराना प्लेयर है, और अच्छे मैक्रो नंबर्स अगर आते हैं, GDP ग्रोथ अगर बढ़ता है, इंफ्रा स्पेंडिंग आती है, और स्पेशली माइनिंग से जिस प्रकार से
डिमांड आता है, मुझे लग रहा है कि आने वाला साल डेफिनेटली अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम है कि ये स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुका है। डेफिनेटली अगर मार्केट करेक्ट होता है या थोड़ी कोई कमजोरी स्टॉक में दिखती है तो डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए। करेक्शन में एक बार एक्यूमुलेट करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। आगे भी अच्छी तेज़ी बिल्कुल देखने को मिलेगी और जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री पोस्ट रिजल्ट्स आते हुए दिखे उसमें भी कन्विक्शन ज़रूर नजर आया है। हमारे साथ कुणाल जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार के लिए ये हफ्ता जो है ट्रिगर्स तो कई सारे हैं। RBI मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 16,400 से 16,600 के बीच में निफ्टी झूलता हुआ नजर आया है। इस हफ्ते की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी और निफ्टी के मुकाबले क्या बैंक निफ्टी में कमजोरी ज्यादा हावी होगी? क्या कुछ किया जाए? स्टॉक्स भी आपके कौन से होंगे, बताएं। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना है कि आई थिंक जो स्टार्ट ऑफ द वीक होगा वो शायद थोड़ा पॉजिटिव नोट पे हो सकता है इंडाइसेस के लिए। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद SGX निफ्टी गैप डाउन करे 500 पॉइंट्स, बट जो डेटा है वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स में आ चुका है। पुट कॉल रेशियो की बात करें, अगर हम वीकली पुट कॉल रेशियो की बात करें, बैंक निफ्टी 0.5-0.56 पे PCR है, जनरली 0.6 के नीचे ओवरसोल्ड है। तो अगर गैप डाउन होता भी है 50, 60, 100 पॉइंट्स तो इंडिकेटर्स और ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाएंगे, तो वहां से बाउंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रेंज की जो आपने बात की 16,400 से 16,800, तो ये रेंज भी इंडिकेट करता है कि अगर हम लोअर क्लोजर टू द रेंज जाए या सपोर्ट लेवल्स पे जाए तो वहां पे भी रिस्क रिवॉर्ड बेनिफिट हो सकता है। क्रूड जो है वो हालांकि 120 के आसपास है, बट हम देख रहे लास्ट 2 वीक से वो 150 या 125 का एक नया रेंज क्रूड ने गेन कर लिया। तो और जो हम नेक्स्ट आई थिंक 6 मंथ या 7 मंथ फ्यूचर्स की बात करें क्रूड में, तो वो उसकी जो ट्रेजेक्टरी वो डाउन साइड में है, बिकॉज आई थिंक जैन 2023 फ्यूचर्स जो क्रूड के वो $99-96 पर बैरल पे है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेजेक्टरी है क्रूड की वो लोअर है, हालांकि अभी फिलहाल वो रेंज पे चल रहा है। तो सारे जो फैक्टर्स है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट रेंज में रह सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन साइड बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। इनफैक्ट अगर SGX निफ्टी इंडिकेट करे कि 16,400 के आसपास ओपन करे तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है। बैंक्स मेरे अनुमान से शायद ज्यादा पिकअप कर सकते हैं आने वाले कुछ एक दिनों में। ओके कुणाल, फिर स्टॉक्स कौन से होंगे ये भी बताएं आपकी तरफ से। 2 बाय कॉल्स रहेंगे। पहला रहेगा BSE पे। इनफैक्ट ये प्योर चार्टिकल ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज स्टॉक ने डबल पैटर्न कंफर्मेशन किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। तो अगर हम इंट्राडे चार्ट की बात करें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसको कंप्लीट कर दिया है, और इनफैक्ट जो राइट शोल्डर जो बना है स्टॉक में वो एक क्लासिक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है BSE में। तो इसको बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 840 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 725 का रहेगा। और सेकंड स्टॉक रहेगा कोटक बैंक पे। हालांकि स्टॉक ने लास्ट वीक अंडर परफॉर्म किया था, बट जैसे मैंने पहले बताया कि पॉसिबल हो सकता है कि काफी सारे जो अंडर परफॉर्मिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो भी पिकअप कर सकते हैं आने वाले कुछ एक दिनों में। एक्सपेक्ट कर रहा हूं कोटक महिंद्रा बैंक पे बाउंस 1960 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1815। राइट। कुणाल, जाने से पहले आपसे एक व्यू में सीमेंट पे लेना चाहूंगा। इसमें ना डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हमने देखी फ्राइडे को, और अगर आप देखें, अगर आप 6 महीने का ग्राफ देखें तो काफी चले हुए हैं। करेक्ट, पूरा सीमेंट पैक 2-3 प्राइस हाइक्स काफी खिंचा हुआ था, और ये कंपेरेटिव इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, बहुत जबरदस्त कंपटीशन होगा, हर आदमी अभी सीमेंट में आना चाहता है। एनीवेज जो भी हो, बट चार्ट्स में क्या हुआ है, किसमें बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, कहाँ पे आपको गुंजाइश दिखती है और गिरावट की? तो आई थिंक काफी सारे स्टॉक्स में, तो मेरे अनुमान से आई थिंक ACC और अंबुजा, बिकॉज वो स्टॉक्स ऑलरेडी न्यूज फ्लो में है। उनके अलावा काफी सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है। श्री सीमेंट, रैमको, JK, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, काफी सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी प्रीवियस फेब लोज या मार्च लोज का ब्रेकडाउन हुआ है। या तो वॉल्यूम वाइज जो स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा खराब हो चुका है। जनरली जब ऐसे सेलिंग होती है स्टॉक्स में, तब हम देखते हैं कि स्टॉक्स या तो साइडवेज हो जाते हैं फॉर 1 वीक 2 वीक्स, और अगर डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव होना चालू हो जाते हैं तब हम देखते हैं कि ग्रेजुअल रिकवरी बिल्ड होती है। बट अगर डेटा पॉइंट पॉजिटिव नहीं होते हैं तब हम देखते हैं कि वो जो कंसोलिडेशन है वो वापस से एक फर्दर ब्रेकडाउन देता है। तो जनरली यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की सलाह नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए आने वाले कुछ एक दिनों तक। देखिए, बिकॉज काफी सारे पॉइंट्स ऐसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ स्टॉक्स विद इन अ सेक्टर एज वेल वो शायद डाइवर्ज होना चालू कर लेते। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन वीकर स्टॉक्स में भी स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स कौन सा उभर के आता है। तो ये होने के लिए मेरे अनुमान से एक हफ्ता लग सकता है। ये आपने बहुत अच्छा होता है कि ज्यादा ये सोचे कि गिर रहे हैं तो हम उसके अंदर एंट्री ले लें, सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अंदर एक पॉइंट, हाँ, मैं इसलिए नोटिस करा रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि 1-2 सीमेंट कंपनीज हैं, अक्रॉस द बोर्ड और 5-5, 6-6% है। रिटेलर्स का काम नहीं है, नहीं इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है। और इसका जो आप ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे, मैं सिर्फ डालमिया भारत का ही आपको बताऊं, वो 15% के साथ है।
दैट मीन्स अगर 100 शेयर ट्रेड हुए हैं तो 15% ने तो माल बेच दिया अपना। और आप देखो और श्री बेचा है। सीमेंट 10%, श्री सीमेंट ये कितने लाख करोड़ की कंपनी है, ये कोई 10% कोई रिटेलर गिरा सकता है? हाँ, और इसमें सेलिंग चालू हो चुकी है और 20% का ओपन इंटरेस्ट के साथ सेलिंग हुई, इतनी जोर से बेचा गया है कि पता नहीं शुक्रवार को ऐसा था कि बस आओ और सबसे पहले बैंकों को बेच दो और कुछ मत करो। सीमेंट को माफ कीजिए, आपके मन में बैंक सेलिंग है, नहीं पता चल रहा है। नहीं सेलिंग नहीं जा रहा, लेकिन सीमेंट को बेच दो। सीमेंट सबसे कमजोर निकला मार्केट का अजय, लेकिन सबसे कमजोर। सीमेंट से जुड़ी जो भी खबर अगर पॉजिटिव भी, अगर सीमेंट से जुड़ी कोई कंपनी पॉजिटिव खबर के फिक्स अनाउंसमेंट भी करती है तो बाकी सब सहम जाते हैं और उसके बाद सब टूट जाता है। इनफैक्ट इनकी एनुअल रिपोर्ट इस बार आएंगी तो आप ध्यान रखिए क्या कमेंट्री निकल के आ रही है। जतिन से मैं एक स्टॉक और लेना चाहूंगा। जतिन, पिछले हफ्ते का स्टार स्टॉक था रेमंड, 1300 रुपए का भाव 1200 के ऊपर निकल गया और काफी चीजें हो रही हैं वहां भी। अगर आप देखें स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन एक बार तो गया 1300। चार्ट्स पे क्या लग रहा है आपको? जी, रेमंड्स में जो प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी उसका रीजन था कि स्टॉक ने उसका जो लॉन्ग टर्म सप्लाई जोन था अराउंड 1150 के अराउंड वो टेस्ट किया था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। अभी ये लेवल सस्टेन होते ही स्टॉक में यहाँ से अनचार्टेड टेरिटरी में मोमेंटम देखी जाएगी, जो स्टॉक को इनिशियली 1500, उसके बाद 1800 और इवन 2000 तक भी लेके जा सकती है। स्टॉक में जो भी एक्शन आ रही है वो वॉल्यूम स्पेसिफिक है। इवन मंथली चार्ट पे भी देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने मिल रहे हैं। लास्ट मंथ का वॉल्यूम है वो अभी रिसेंटली ही रीच हो चुका है, तो यहाँ पे मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ है और स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अप और भी यहाँ से देखने मिल सकता है। ओके, तो चलिए रेमंड पर तो लगातार हमारा फोकस है और रेमंड में स्टॉक मूवमेंट भी हमने काफी पॉजिटिव देखी है, लेकिन इस बीच अजय एक और स्टॉक एंजल वन जिस पर हमारी लगातार नजर है, इससे जुड़ी भी एक खबर आती हुई देखने को मिली है। क्लाइंट एडिशन अगर मई की बात करें, कंपनी ने जबरदस्त क्लाइंट एडिशन किए हैं, पॉजिटिव फ्लोज हैं, अगेन अनदर पॉजिटिव। प्रशांत, आपकी राय एंजल वन पे, क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट अच्छी खासी दिखी है, पिछले एक महीने के ट्रेंड्स को अगर देखें पॉजिटिवली ये स्टॉक का रिएक्ट करता हुआ नजर आया है। मानसी, एक इसका बेस बहुत अच्छा बना हुआ है डेफिनेटली, और मुझे लग रहा है कि इसमें अगर डिप मिल जाए तो हम लॉन्ग जा सकते हैं। अभी करीबन ये 1490-1500 की रेंज में, अगर मुझे ये 1475-1465 की रेंज में मिल जाता है तो मैं इसमें बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1420 का 1420 और टारगेट में इसमें रखूंगा करीबन 1580 से लेके 1600 का। ये इसके लिए एक बहुत अहम रेजिस्टेंस होगा, तो फिलहाल एक डिप पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे ये बाय सेटअप लग रहा है। क्षितिज, अभी है 2 मिनट मार्केट के प्री ओपनिंग टिक आने से पहले मैं एक बार जरा हेवल्स के चार्ट आप चेक कीजिए। आपने आरबीएल बैंक देखा ना, तो आपको हेवल्स भी सॉर्ट ऑफ वैसे दिखेगा। ये ब्रेक डाउन करने की तैयारी में है या ब्रेक डाउन कर चुका है एक्चुअली? देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही दर्शाया ऋत्वी। जहाँ पे अगर हम चार्ट पैटर्न की तरफ देखें तो आरबीएल बैंक बिल्कुल ऑन द वे सही बिल्कुल सेम पैटर्न बना रहा है जिस तरीके से हम लोगों ने आरबीएल बैंक के अंदर देखा। तो हेवल्स में बात करें अगर हम लोग, तो पिछले 3 दिन में लगातार सेलिंग का स्ट्रक्चर बनता है, लोअर हाई लोअर लो काइंड ऑफ पैटर्न है। आप बात करते हैं ब्रेकडाउन की, देखिए ब्रेकडाउन की जो कंफर्मेशन मिलेगी वो मुझे मिलेगी 1150 लेवल के नीचे, जहां पे हम लोगों ने 27 मई के लगभग एक स्पाइक बनता हुआ दिखाई दिया था, लोअर लेवल बाइंग देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है आज के सेशन में अगर हम लोग 1150 के नीचे फिसल जाते हैं हेवल्स में, तो यहाँ पे टेक्निकल सेटअप यही दर्शा रहा है कि स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कैच करेगा टुवर्ड्स डाउनसाइड, जो कि टेस्ट करेगा 1120-1125 के लेवल, जो कि लगभग आपके मार्च 2022 के लोज है, वहां उस तरफ मूव करने लग जाएगा हेवल्स का स्टॉक। तो यहाँ पे ओवरऑल टेक्निकल सेटअप तो देखिए हेवल्स का डाउनसाइड की तरफ ही दर्शा रहा है। और अपर साइड की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक पोजिशनली जब तक 1220 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, मुझे लगता है यहाँ पे सेल ऑन रैलीज ही अपनानी चाहिए। 200 दिन का मूविंग एवरेज लाई करता है डेली चार्ट्स के ऊपर, तो 1220 अपसाइड में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा हेवल्स में। ठीक है अविनाश सर, एक छोटी सी चीज आपसे पता करनी है। जैसे धीरे धीरे करके ना कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, हमने देखा है कि मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब, थायरोकेयर, बहुत शेयर बहुत बुरी तरह से पिटे थे, अपने हाई से 50% नीचे आ गए थे, लेकिन पिछले 1-2 दिन से इनमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। आप देखेंगे कल गिरते हुए मार्केट पे भी मेट्रोपोलिस डे हाई पे बंद हुआ। आप डॉक्टर लाल पैथ लैब का भी चार्ट दिखाइए, शुक्रवार को इसके अंदर भी डे हाई पे आसपास हमको क्लोजिंग आती हुई दिखी थी। एक बार जरा थायरोकेयर का भी चार्ट दिखाइए और वीकली हफ्ते भर का भी चार्ट दिखाइएगा, ये बाकायदा हरे निशान में बंद हुआ है।
तो क्या अब ये समय वापस आ गया कि थोड़ा बहुत एवरेज करें जिनके पास ऊपर के रेट फंसे हुए हैं, और उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जो अभी तक नहीं आए थे शेयर में? नहीं, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि देखिए कोविड का जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली बढ़ चुका है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी मात्रा में नंबर्स आएंगे जिससे कोविड के टेस्ट और जो रेवेन्यूज इन कंपनीज को मिला था कोविड से वो शायद आने वाले साल में बड़ी मात्रा में रिपीट होंगे। पहली बात तो इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि अडानी है, उसके बाद टाटाज है, इन्होंने बहुत एग्रेसिव प्लान्स अनाउंस किए हैं। इनफैक्ट मैं आज एडवर्टाइजमेंट देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो टाटा 1mg ने तो 99 रुपीज में बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्राइस अनाउंस किया है। तो ये जो फियर्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जो इंडस्ट्री में आने वाली है वो कम से कम इनिशियली तो मार्जिन को बराबर सारे प्लेयर्स को हिट करेगी। सबसे बड़ी बात इंक्रीमेंटल वॉल्यूम बढ़ेगा बट मार्जिन घटेंगे, और ये जो कोविड के नंबर्स है इससे हो सकता है कि शायद एक क्वार्टर के लिए नंबर्स थोड़े से अच्छे हो, क्योंकि ये जो डिमांड आएगी ये ऑब्वियसली सारे डायग्नोस्टिक कंपनीज कवर करेंगी, लेकिन मार्जिन वापस प्रेशर में रहेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट भी चाहेगी कि कम से कम खर्चा में कोविड के टेस्ट हो। तो मुझे लग रहा है कि जिनको ट्रेडिंग पोजीशन लेना है उनकी बात अलग है, वो प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे पोजीशंस ले सकते हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी पिटे हुए हैं। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि इस इंडस्ट्री से अभी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि FY23 और 24 अगर ये प्राइसिंग प्रेशर चलेगा तो मार्जिन कटेंगे और ये मार्केट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ भी गया कि सिर्फ कोविड के बेसिस पर मेट्रोपोलिसिस को, थायरोकेयर को, डॉक्टर लाल पैथलैब को नहीं खरीदना है, अभी थोड़ा रुकना है। सिर्फ कोविड ही वजह नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और डिम्पी, जहां हम कोरोना की बात कर रहे हैं, केसेस में बढ़ोतरी की बात करें, एक अपडेट ये भी है कि बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कोर्बेवैक्स जो है उसे DCGI की तरफ से एज अ बूस्टर डोज अप्रूवल मिलता हुआ दिख चुका है। फर्स्ट एवर वैक्सीन इन इंडिया जिसे बूस्टर डोज के तौर पर, यानी कि अगर कोवैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोजेज आपने ले लिया और थर्ड बूस्टर डोज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अब कोर्बेवैक्स है जिसको अप्रूवल मिलता हुआ DCGI की तरफ से दिख चुका है। लेकिन इस बीच अविनाश जी, आगे बढ़ते कुछ तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जिस पर सरकार का भी काफी हद तक फोकस है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें तो इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स पर जिस तरह से सीरियसनेस दिखाई है, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 5 महीने पहले इस डेडलाइन हमने अचीव कर लिया है। इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी हद तक इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार का भी फोकस है और इसके टारगेट्स भी अचीव होते हुए अब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट मानसी, देखिए एथेनॉल एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और मुझे लग रहा है कि देखिए गवर्नमेंट का क्लियर फोकस है कि वो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को बचाना चाहते हैं, और जिस प्रकार का प्राइस अभी क्रूड का चल रहा है $120-22, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट क्लियरली एथेनॉल को इसलिए पुश कर रही है क्योंकि इससे काफी सेविंग्स होगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कहा है कि काफी सिग्निफिकेंट सेविंग्स उन्होंने इस एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम से अचीव किया है, और आगे तो FY25 तक तो 20% ब्लेंडिंग रेशियो करने की इनकी टारगेट है। मुझे लग रहा है कि सारे जो शुगर कंपनीज है जैसे कि बलरामपुर चीनी, उसके बाद टिपिकली जो बड़े प्लेयर्स है जैसे त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, उसके बाद BCL इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे फोकस रखिए, बिकॉज ये शेयर्स ऊपरी लेवल से काफी पिट चुके हैं। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आई है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ मुझे लग रहा है कि इन सारी कंपनीज में आने वाले 12 से 18 महीने के लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। प्राइसिंग प्रेशर कुछ भी नहीं है, एथेनॉल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, और अभी तो ऐसा है कि जिसके पास भी कैपेसिटी है वो काफी अच्छी ऑर्डर बुक पे बैठा है। तो मेरे ख्याल से अभी तो डिमांड कवर करने के लिए उतना सप्लाई भी नहीं है, काफी सप्लाई आने भी वाला है। तो यहाँ पे 2-3 जो विकल्प मैंने कहा, उसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करिए, क्योंकि प्राज एक मात्र प्लेयर है जो इक्विपमेंट बनाता है, और इनकी भी ऑर्डर बुक एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी तरह से बढ़ी। ओके, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिहाज से तमाम स्टॉक्स, प्राज इंडस्ट्रीज पर खास तौर से फोकस भी जरूर रखना होगा, और शुगर स्पेस है जो कि यहाँ पर फोकस में है। लेकिन इस बीच जतिन, मैं 2-3 स्टॉक्स आपको बता रही हूँ जो कि वॉल्यूम बजिंग कैंडिडेट्स नजर आए हैं, और उनमें से अगर आपको स्टॉक पिक करना चाहिए, एक तो TCI एक्सप्रेस लगातार हम देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, खबरें भी कई सारी हैं स्टॉक से जुड़ी हुई, इस कंपनी से जुड़ी हुई, और उसके ठीक बाद हमने देखा स्टॉक में एक मूवमेंट भी नजर आया है। और साथ ही दीपक नाइट्राइट, जहां पर भी अच्छी बढ़त के बीच हम लोग इनफैक्ट इससे जुड़ी न्यूज जो है कुछ समय पहले डिस्कस भी कर रहे थे। इन स्टॉक्स में कोई पर्टिकुलर पिक जो आप अगर चुनना चाहें? जी, इसमें से दीपक नाइट्रेट ये स्टॉक है जहाँ पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक उसके सपोर्ट जोन के अराउंड कोट हो रहा है, और यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के बाद एक नियर टर्म पुल बैक देखने मिली है,
जो नथिंग बट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है। व्यू पोजिशनल है तो 1800 के बिलो स्टॉप लॉस सेट हो सकता है। ऑन द हायर साइड जैसे ही रिसेंट स्विंग हाई है जो अराउंड 2050 के अराउंड है वो क्रॉस होता है तो पॉजिटिव मोमेंटम एक्सेलरेट होगी जो स्टॉक को इनिशियली 2180 तक लेके जा सकती है और ये पॉजिटिव मोमेंटम सस्टेन होते ही 2300-2400 के लेवल तक भी देखने मिल सकती है। ये पोजिशनल है जो पॉसिबली 2 to 3 वीक के अंदर फिगर आउट हो सकती है। तो चलिए ये राय मिलती हुई इस बीच हमें दिख रही 1935 के लेवल्स पर, लेकिन दीपक नाइट्राइट पर मैनेजमेंट से जब विस्तार से उनका नजरिया भी समझने की कोशिश रही, विस्तार प्लान्स क्या रहे, ये जब हमने समझाई एक बार आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहना था। ठीक है, चलिए एक बार बाइट इसकी जो है कमेंट्री जो है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। The fire was in the godown and was extinguished within 2.5 hours or so. With the grace of God, there has been no casualties. Some 6 or 7 people who were also involved during the firefight had some minor injuries and they are already being treated. By and large, all the plants are really not affected. Currently, we have set up a high-level team which will independently study and assess the cause of the incident. We are in touch with all the regulatory authorities who are also parallelly reviewing. तो दीपक मेहता थे, दीपक नाइट्रेट के मैनेजमेंट के तौर पर, और वो ये बता रहे थे कि उनके प्लांट में आपको पता है 2-3 दिन पहले एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था बड़ौदा में और उसके बाद से एक क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आई। उन्होंने कहा कि हाई लेवल एक कमेटी तो बिठा दी गई है, जांच करेगी, लेकिन वैसे अभी अच्छी बात यह है कि कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये शेयर उस दिन टूटा ज़रूर था, एक बार वापस पुल बैक भी किया, तो इसलिए आज भी ये नोटिसेबल रहेगा क्योंकि मैनेजमेंट की सफाई अब आ चुकी है सामने। तो आज इस शेयर को हम ज़रूर देखेंगे। एक बार दीपक नाइट्रेट का चार्ट भी चेक करवा लेते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज तो नहीं हुआ। प्रशांत, पिछली बार भी आपने ही देखा था इसके चार्ट को, आपने कहा था 1900 के नीचे नहीं जाएगा, 1930 पे जाके आज के भाव आपको दिख जाएंगे। जरा मेरे को बताइएगा इसमें करना क्या है। आज भी 1900 का ही स्टॉप लॉस लगा के रखे ना? जी डिम्पी जी, स्टॉप लॉस वही होगा और पिछली बार जो हमने बात की थी कि 2020-25 के रेंज के ऊपर अगर ये निकल जाए तो इसमें फ्रेश बाइंग और मोमेंटम आने की संभावना होगी। तो मेरे लिए वो लेवल बहुत अहम होगा फॉर अ पोजिशनल बाय कि ये एक बार 2020-25 के ऊपर निकल जाए तो मुझे लग रहा है कि ये जो सारी प्राइस इफेक्ट दिख रहा था नेगेटिव गैप डाउन का वो पूरा फिजल आउट हो जाएगा। फिलहाल 1900 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्ट्रेट स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी करीबन 1890-1895 और उससे हम होल्ड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपको 1900 के लेवल पे ध्यान रखना है, ये नहीं जाना चाहिए दीपक नाइट्रेट के लेवल। अगर अच्छी खबर ना आने पर भी 1900 अगर ब्रेक नहीं हो रहा, किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहा है तो एक बार होल्ड करके रखिए। आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर आपको बताते हैं। 9:05 के ऊपर का अब समय हो गया। आईडीबीआई बैंक के हिस्सा बिक्री के लिए रोड शो में 10 पी निवेशक मौजूद रहे। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी मुताबिक वो उसमें टीपीजी था, उसमें ब्लैकस्टोन शामिल था और उसमें कुछ और बड़े नाम भी थे। ये दिग्गज निवेशक प्रेजेंटेशन इनके सामने रखी गई। जरा जानकारी और हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर हैं। अंकुर, आपने सबसे पहले खबर बताया था कि इनका रोड शुरू होगा, आप ही सबसे पहले खबर ये बता रहे हैं कि इनमें 10 पी इन्वेस्टर्स से, जरा विस्तार से और बताइए बात। जी हाँ, सरकार ने यूएस में रोड शोज कंडक्ट किए थे आईडीबीआई बैंक के स्टेक सेल के लिए और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कम से कम 10 पी इन्वेस्टर्स से वहां प्रेजेंटेशंस दिए गए हैं। सूत्र यही बता रहे हैं कि टीपीजी कैपिटल, ब्लैकस्टोन ग्रुप, केकेआर, वार्बर्ग पिंकस, कम से कम इन जो पी इन्वेस्टर्स हैं इनसे बातचीत हुई, यहाँ प्रेजेंटेशंस दिए गए। साथ ही साथ सरकार ने यह भी मंशा साफ की कि वो जो स्टेक है वो प्रीमियम पर बेचना चाहते हैं क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात है वो लगातार जारी है आईडीबीआई बैंक की। अगर हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो 3 से 4 हफ्ते में फ्लोट हो सकता है। कुछ और रोड शोज हैं, उसको कंडक्ट होने के बाद जो इन्वेस्टर्स का जायजा लेने के बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी होगा।
इस यूएस रोड शो की बात करें तो यहाँ पे दीपम के, एलआईसी के, आईडीबीआई बैंक के इन सारे अधिकारियों ने अटेंड किया था जून 1 से 3 के बीच में। साथ ही साथ सरकार पूरी जो हिस्सेदारी है आईडीबीआई बैंक में उसको एक बार में बेचने की मंशा नहीं रखती है, वो शायद स्टेजेस में होगा। एलआईसी की बात करें तो वो कुछ हिस्सा आईडीबीआई बैंक में रखना चाहता है क्योंकि जो बैंक इंश्योरेंस चैनल है उसके बेनिफिट्स को वो लगातार भुनाना चाहता है, इसलिए जो पहले चरण में हिस्सेदारी है वो करीब 26 से 45% तक ही बेची जा सकती है। बाकी सरकार एक बार जायजा लेने के बाद जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसके बाद फाइनल डिसीजन इस पर किया जाएगा कि कितना हिस्सा आईडीबीआई बैंक में बेचा जाए। शो शुरू हो गया है, पी इन्वेस्टर्स आने लग गए हैं। सरकार की मंशा बहुत साफ है अविनाश जी, वो तो ये कहना चाहते हैं सरकार की भैया हम तो किसी ना किसी तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और जहाँ जहाँ हमको लगता है कि गवर्नमेंट का हाथ नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, उससे बाहर भी आना चाहते हैं। एलआईसी इसमें बड़ा होल्डर है, आपको पता ही है इसके बारे में। जरा मेरे को बताइएगा आईडीबीआई बैंक में इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा सर, या फिर प्रोसीडिंग्स थोड़ी और आगे बढ़ जाए तब की तब देखें, अभी ना उतरे इसमें? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए एक बात तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि वो इमीडिएटली पूरा 100% डाइवेस्टमेंट एक शॉट में नहीं करेंगे, तो वो भी जानते हैं कि उनको वैल्यूएशन अच्छा चाहिए और होपफुली सेकंड ट्रांच में वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा तो गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात रहेगी। बट इमीडिएटली मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी तेजी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 3-4 हफ्तों में आएगा, इसके बाद मेरे ख्याल से इसमें एक अच्छी एक्शन या थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए इस बैंक की सबसे बड़ी दिक्कत है कि एसेट क्वालिटी बहुत ही ऊपरी लेवल का है, करीबन 25% एसेट क्वालिटी है, तो ये लेवल डेफिनेटली थोड़ी सी इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी डराएगी, क्योंकि ग्लोबली ये बहुत हाई लेवल के एसेट क्वालिटी के लेवल्स है। तो किस प्रकार का रिस्ट्रक्चरिंग आगे होता है वो भी देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली अगर बड़े नाम यहाँ पे आते हैं और होपफुली यहाँ पे जल्दी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आपको इसमें तेजी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि डेफिनेटली इसमें नया मैनेजमेंट और नई जो स्ट्रेटेजीज आएगी वो डेफिनेटली मार्केट्स को सुनने में काफी इंटरेस्ट रहेगा। नए मैनेजमेंट, नई स्ट्रैटेजीज आने की तर्ज पर इस अनुमान के चलते काफ़ी हद तक इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्टअप होता हुआ दिखेगा और इसी के चलते आईडीबीआई बैंक पर फोकस रखनी होगी। हमारे सहयोगी अंकुर की स्पेशल स्टोरी जिस पर हम आपको लगातार अपडेट भी देते रहेंगे। बहरहाल 3 मिनट का वक्त बचा है बाजार खुलने के लिए और उससे ठीक पहले अगर मार्केट प्री ओपन भी देखेंगे, कमजोरी के साथ बाजार खुलने के अनुमान जरूर नजर आ रहे हैं। रुपया होल्ड यानी कि इंटैक्ट रखा जाए निफ्टी पर। वहीं प्रशांत सावंत और नरेश मिरानी की राय अलग अलग है। नरेश मिरानी अब भी खरीदारी के मौके देख रहे हैं, अब भी पॉजिटिविटी की चाल, और वहीं हमारे अगले एक्सपर्ट जो हैं प्रशांत सावंत वो भी कह रहे हैं कि एक बार बिकवाली करके यहाँ पर निफ्टी पर चलना चाहिए। बैंक निफ्टी पर अगर फोकस करेंगे, यहाँ पर 2 राय बाय की और 2 राय होल्ड की आती हुई। नरेश और कुणाल का मानना है कि बैंक निफ्टी में खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे, वहीं प्रशांत खुश का मानना है कि पोजीशंस को इंटैक्ट यहाँ पर रखा जा सकता है। तो ये है कॉल्स यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ से अगर देखें, राय जो है फिलहाल बटी हुई नजर आ रही है। अब बस 2 मिनट का वक्त बचा है बाजार खुलने को। बाजार जब खुलेंगे समझने की कोशिश जरूर रहेगी कि क्या किया जाए। इस बीच कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छे मोमेंटम के साथ कामकाज कर रहे थे, कुछ आपसे राय जानना चाहेंगे। ओएनजीसी के स्टॉक प्राइस पर एक बार राय दीजिए। ओएमसीज आज ऑफ कोर्स फोकस में भी रहेगी और करीब 1% तक की तेजी हमने फ्राइडे सेशन में भी स्टॉक में देखी थी। जी हाँ, एक डाउन ट्रेंड के बाद पिछले 2 सेशन से स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की है अराउंड 145 143 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। ओपनिंग में भी हमें जरा सा इसमें एक अपटिक दिख रहा है, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इमीडिएटली 156 157 के जो जोन्स है यहाँ प्लेस्ड है। तो हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम मीडियम टर्म का देखें तो पॉजिटिव था और पिछली कुछ जो सेशन से हम वीकनेस देख रहे हैं वो भी स्टॉक ने रेजिस्ट करके एक बेस बनाने की कोशिश की है। इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्लोज है और थोड़ा सा हम एक डाउन ट्रेंड के डाउन ट्रेंड में ही चल रहे थे और उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसमें इमीडिएट बेसिस पे बाय की सलाह नहीं दूंगा, इसे वेट एंड वॉच मोड में रखें। बट अगर किसी के पास ये स्टॉक ऑलरेडी पोजीशन में हो तो 145 146 के जो जोन है जहां पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के इस स्टॉक को राइड कर सकते हैं 156 157। ठीक है, खुश आप ये कह रहे थे कि ओएनजीसी के अंदर एक बार ट्रेड तो लिया जा सकता है। आज वैसे टॉप गेनर है। आप ना ऑयल इंडिया पे भी ध्यान रखिएगा। ओएनजीसी के साथ साथ को ऑयल इंडिया एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है, इसे इसी से चलता हुआ देखिए। टाटा कंज्यूमर्स इस शेयर पर जरा ध्यान रखेंगे। स्टारबक्स के नंबर आए, उन नंबर्स अच्छे थे। टाटा कंज्यूमर के उनका जॉइंट वेंचर है, आज शेयर ½ ऊपर खुल रहा है। प्रशांत जरा जल्दी से बताइए टाटा कंज्यूमर्स में क्या करें आज लेना है कि नहीं लेना, सिर्फ इतना ही बताओ आप पहले।
जी डीपी जी, ये करीबन प्री ओपन में मुझे करीबन 757 के लेवल दिखा रहा है और इसके लिए 770 एक बहुत क्लियर कट रेजिस्टेंस रहा है। तो जिनको लेना होगा उनके लिए टारगेट होगा 775 का, डाउन साइड आपको 750 पे स्टॉप लॉस रखना है, यानी करीबन यहाँ से 20 पॉइंट रिवार्ड है और आपको 6 पॉइंट रिस्क है। तो बिल्कुल 1:3 में बैठ रहा है, तो आप 775-80 टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। पोजिशनल बाय 780 के ऊपर सस्टेन होने पे ही करना चाहिए, शॉर्ट टर्म बाय डेफिनेटली यहाँ पे किया जा सकता है। एक काम और बताओ, JSW स्टील को निचले स्तरों से बाय करें ना करें? अभी 12 सेकंड है, 10 सेकंड के अंदर फटाफट से जवाब दो, बाय कि नहीं? नहीं बिल्कुल मत कीजिए, मेरे हिसाब से मेटल से थोड़ा सा दूर। ठीक है, JSW को स्टील को छोड़ देते हैं। टाटा कंज्यूमर्स पे आपको कॉल पता लग गई है कि यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब बजेगी बाजार की घंटी, हो गया बाजार में आज काम का शुरू। 750 750 इनफैक्ट शेयर ऐसे हैं जिसमें एडवांसेस आपको दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, उसके बावजूद भी निफ्टी आज 35 पॉइंट नीचे है बिकॉज ऑफ अ ग्लोबल सेंटिमेंट, वो खराब थे, इस वजह से आज बाजार गैप डाउन कर रहा है। SGX निफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो उतना बुरे नहीं खुले हैं आप, क्योंकि 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट तक का नुकसान था SGX निफ्टी के हिसाब से। अच्छी बात मार्केट की यही है कि इसने 16,500 को भी अपने फैले झटके के अंदर ब्रेक नहीं किया और उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम से कूद के आना है, थोड़ा भी रुकना है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मैंडेट मिला हुआ है कि आपको भी थोड़ा बाय नहीं करना, इधर होल्ड और इधर सेल की कैटेगरी में आप इसमें डले हुए हैं। सेंसेक्स में भी 68 पॉइंट का नुकसान है। आज फिर से बैंकिंग स्टॉक्स में HDFC बैंक हमको थोड़ा ज्यादा ठीक दिख रहा है। अच्छा, एक और स्टॉक है बड़ा इंटरेस्टिंगली एकदम से ऊपर आया है, वह बजाज ऑटो। एक बार आप अपनी स्क्रीन पे बजाज ऑटो के चार्ट दिखाइएगा और प्रशांत ये चार्ट आप खोल के रखिएगा बजाज ऑटो। अभी मैं आपके पास वापस लौटूंगा। ONGC अब 2% ऊपर आ चुका है, M&M करीब 1.5% ऊपर आ चुका है। ये ऑटो कंपनीज में क्या हो गया, वापस से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक इसमें देखने को मिल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प भी हर निशान में वापस आया है। ये सारी की सारी कंपनीज के अंदर एकदम से मूवमेंट है और इंडेक्स अपने आप में 1.25% अभी ऊपर आके कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। मैं निफ्टी वाले शेयर अभी तो देख रहा हूँ, इसके अलावा सिप्ला, UPL ये शेयर भी ऐसे हैं जहाँ पे 1% तक के आसपास की आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब आते हैं जरा गिरावट वाले शेयर्स पे। आज बाजार को कमजोर कौन कर रहा है? आज हिंडाल्को की तरफ से वीकनेस है, IT नहीं चल रहा, विप्रो नीचे, टेक महिंद्रा 1.5% नीचे है, टाटा स्टील नीचे है। मेटल्स एंड IT दोनों की वेटेज कुल मिला के मार्केट के अंदर 35% बन जाएगी, IT और मेटल्स की मिला के। तो दोनों आज मार्केट में प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। थोड़ी देर में मैं आपको कॉन्ट्रीब्यूशन भी बता दूंगा कि किस किस शेयर से मार्केट चलता है, किस किस शेयर से आज मार्केट्स को पॉइंट मिल रहे हैं। इन्फोसिस भी नहीं चल रहा, 0.25% नीचे। टाटा स्टील भी इस समय नीचे आके ही कामकाज करता हुआ दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस की पॉजिटिव कमेंट्री आई है। निफ्टी के इतर जो 50 कंपनीज हैं, आप एक और चीज ध्यान रखिएगा, एडवांस डिक्लाइन अब आपस में टकरा गए, 800 हो गए हैं। पहले हम गैप के साथ आए थे, इसलिए मार्केट के अंदर जो एनालिस्ट का एक व्यू पॉइंट था कि रुकना चाहिए, वो जरूर रुकना चाहिए। आप एक काम कीजिए, एक बार जरा ना विक्स भी दिखा दीजिए क्या 20 के ऊपर पहुंचा है कि नहीं। हालांकि देखना उसको 15 मिनट बाद चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ग्रीडी हो रहा हूं और जल्दी होकर आपको दिखा रहा हूं। मैं आप अदानी ट्रांसमिशन ये 20 के ऊपर आ गया, बस यही मेरी एक चिंता थी कि शुरुआत में ही 20 के ऊपर ना आ जाए। अब आ गया है ये, तो आज बाजार के अंदर थोड़ा भी रुकना चाहिए, अभी थोड़ा रुकें आप। अदानी ट्रांस, इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज, ये 2 अदानी ग्रुप के ऐसे शेयर हैं जो निफ्टी के इतर वाली कंपनियां जो नेक्स्ट 50 है वहां से चल रही है। पिरामिड एंटरप्राइजेज 1750 के आसपास रोकने की कर रहा है कोशिश। इसी सेगमेंट में जो शेयर टूटे हैं वो है NMDC नीचे आ गया, गोदरेज कंज्यूमर्स नीचे आ गया, मुथूट, क्षितिज आप इस शेयर को अपने चार्ट पे लगा के रखेगा। मुथूट अभी मैं आपसे पता करूंगा इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुथूट फाइनेंस 1087 का है, क्योंकि आप वो सारे शेयर पकड़ रहे हैं जहां पे ब्रेकडाउन हो सकता है अच्छे से। प्रशांत जी आपको बताना है बजाज ऑटो, क्षितिज से पता करेंगे मुथूट के बारे में। बजाज ऑटो के बारे में बताइए प्रशांत जी, क्या करें? डिम्पी जी, ये बहुत अपने अहम रेजिस्टेंस के करीब यानी 800 के करीब जाके टकरा के होल्ड किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है मैं अगर इसमें मेरे पास लॉन्ग पोजीशन हो तो मैं इसको बहुत क्लोजली ट्रेल करूंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बनाए रखूंगा 3725 पे, ताकि अगर ये रिवर्सल आए तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। फ्रेश बाइंग किसे करनी चाहिए? तो बिल्कुल क्लियर कट, अगर ये 3800 के ऊपर क्लोज हो जाए तभी ही इसमें फ्रेश बाइंग करेंगे। आज के लिए मेरे हिसाब से इसको इस लेवल पे छोड़ देना चाहिए। नए वालों को ना है, पुराने वालों को हाँ है, यानी कि पुराने वाले तो बने रहे, नए वाले भी ना आए जब तक 3800 नहीं आता। क्षितिज जब आपकी बारी, आप जरा मेरे को बताइए मुथूट फाइनेंस स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है क्या ये?
जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही दर्शाया। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुथूट फाइनेंस के अंदर। अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है। ओपनिंग सेशन में 1100 रुपए के नीचे फिसला है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अब ये अपने टूवर्ड्स 1025 1027 की लेवल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, जो कि 27 मई 2022 के लगभग यहाँ पे लो बनाए गए थे। तो अच्छा सेटअप यहाँ पे बनाया है मुथूट फाइनेंस सेल के लिए। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है। मुझे लगता है जब तक 1110 के ऊपर एक बार दोबारा से मुथूट फाइनेंस नहीं निकल जाता है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर स्टॉक के अंदर बना रहेगा। डाउनसाइड सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर 1060 से 1055 की तरफ। तो इंटरडे पर्सपेक्टिव से 1110 1115 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखिए। तो क्लियरली ये रहा है। और इनफैक्ट रिफाइनिंग स्टॉक्स पर एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि रिलायंस लगातार पिछले हफ्ते बाजार को संभाल रहा था। चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल के स्टॉक प्राइसेस देखिए अपर सर्किट यहाँ पर लगती हुई। एशिया में रिफाइनिंग मार्जिन नए रिकॉर्ड स्तर पर है। ये खबर हमने आपको आज सुबह सुबह बताई थी। उसके ठीक बाद देखिए रिफाइनिंग स्टॉक्स पर किस तरह का एक्शन नजर आ रहा है। रिलायंस में हम देख रहे हैं करीब 1% की तेजी। चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल में भी अपर सर्किट के साथ कामकाज। अविनाश जी, रिफाइनिंग स्टॉक्स पर अगर एक बार आप अपनी राय दे पाए। लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार के ग्लोबली रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे जरूर आएगा। हालांकि एक चिंता की बात है कि क्रूड प्राइस अगर कंटिन्यूसली बढ़ता है तो इनके लिए अपने ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स मेंटेन करने में जरूर दिक्कत रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने गवर्नमेंट को भी कहा है कि वो कीमतें बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से अंडर रिकवरी उन्होंने कर दी नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास आईओसी है, चेन्नई पेट्रो है, एचपीसीएल, बीपीसीएल है, तो यहाँ पे होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी जल्दी ना करे, क्योंकि अगर क्रूड सिग्निफिकेंटली बढ़ता है, 125 130 डॉलर तक जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस आपको देखने को मिले। क्रूड का मूवमेंट इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से फ्रेश पोजिशन ना करे, पर जिनके पास है वो होल्ड करे। रिफाइनिंग स्टॉक्स के बाजार खुलने से पहले हम बात कर रहे थे, और अब आप देखिए चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल के स्टॉक मूवमेंट्स। देखिए बिल्कुल, इनफैक्ट ये तो बहुत इजी ट्रेड हो गया था। वैसे इजी ट्रेड रिस्की ट्रेड भी हो जाता है, क्योंकि ये वन साइडेड हो जाता है। लेकिन हाँ, अभी जब तक रिफाइनिंग मार्जिन की रैली चल रही है, आप ट्रेड करिए। रिलायंस देखिए 25 रुपए ऊपर है। चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल सब सर्किट पे लॉक हो गए। तो अगर आपकी एंट्री सही भाव पे हो गई तो आप ने पकड़ ली बात। अगर किसी ने ले लिया हमारी बात सुनकर, तो आज हमने उनके कह सकते हैं 5,000 बना दिए हैं। तो चलिए ट्रेडर्स के लिए है, काफी हद तक हमने इस कह सकते खबर को टच किया था, और रिफाइनिंग स्टॉक्स पर हमने लगातार आपको राय भी दी है, और किस तरह से वहां पर एक ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस पर भी लगातार हमारा फोकस है। लेकिन मिड कैप स्पेस में कहां पर नजर आ रही है अब तेजी? डॉक्टर लाल पैथ लैब, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स, ग्लेनमार्क फार्मा। इनफैक्ट अगर एक चीज आप नोटिस करेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे, फार्मा स्पेस में हल्की हल्की तेजी नजर आ रही थी। उसके अलावा तमाम सेक्टर्स पॉकेट्स में कमजोरी बाजार खुलने के साथ दिखी थी। ऑफकोर्स सिचुएशन अब थोड़ी सी चेंज होती हुई, निजी बैंक क्षेत्र भी हैं जो कि थोड़ा परफॉर्म करते दिख रहे हैं। लेकिन प्रशांत, डॉक्टर लाल पैथ लैब आप देखिए करीब 5% के अपमूव्स यहां पर दिख रहे हैं। आपकी राय इस स्टॉक पर क्या होगी? जी मुझे लग रहा है कि ये इसमें बॉटम फिशिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस के करीब आया हुआ है। अभी ये 2250 की तरफ चल रहा है। अगर ये हमें 2275 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो मेरे हिसाब से हम लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2240। छोटा ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि ये टोटली न्यूज ड्रिवन, कोविड न्यूज ड्रिवन स्टॉक है। फिलहाल मैं इससे दूर ही रहना चाहूंगा। जैसे कि शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया था, ये सेक्टर सिर्फ एक न्यूज की वजह से चल रहा है, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट फिलहाल नहीं लग रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बता दीजिए ओपनिंग ट्रेड में कहां पे इंटरेस्ट आ रहा है? फाड़ा का डेटा भी आया है, देखिए एफएनओ में बजाज ऑटो टॉप गेनर बन गया है। बजाज ऑटो के चार्ट्स को लेके आइए डायरेक्टर साहब। यहाँ पे कुछ ये बजाज हीरो के कंपैरिजन में कम चला है, क्या बजाज में बेट ली जानी चाहिए? कुछ आपके पास आऊंगा मैं इसको लेके, बजाज को लेके। जी हाँ, देखिए अभी हमने जो स्टॉक में मोमेंटम चल रहा था, वो जो इनके नंबर्स आए थे उसके बाद एक हल्का सा प्रेशर आते हुए देखा है। बट द एनकरेजिंग साइन इज कि स्टॉक ने कहीं भी अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस थे उनको बिल्कुल वायलेट नहीं किया, और ओवरऑल ट्रेंड जो है ये अभी भी पॉजिटिव ही चल रहा है। तो अगर कोई यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहे तो डेफिनेटली स्टे ऑन दी बाय साइड, बट वॉलेटिलिटी के चलते कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ पे जो इमीडिएट बेसिस पे टारगेट बनते हैं स्टॉक के, वो 3840 के जो लेवल्स हैं जहाँ पे स्टॉक ने प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया था, दैट इज समथिंग दैट यू कैन प्ले फॉर। और जो स्टॉप लॉस है ये 3640 के जो जोन है जहाँ पे इसका शॉर्ट टर्म एवरेज बन रहा है करीब करीब, वो लेके चलिए। बट एज आई सेड, वॉलेटिलिटी के चलते स्टॉप लॉसेज मेंटेन करके चलिए।
बिल्कुल वॉलेटाइल तो है। क्षितिज, आप कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाजार ओपनिंग के बाद? जी बिल्कुल, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा ओपनिंग सेशन में काफी सारे स्टॉक हैं जो अंडर प्रेशर ट्रेड कर रहे हैं, बट एक फार्मा काउंटर है जैसे कि अभी आपने भी थोड़ी देर पहले दर्शाया, फार्मा काउंटर में एक अच्छा मोमेंटम कैच अप होता दिखाई दे रहा है। स्टॉक की बात करिए आपने लाल पैथ लैब की, देख जो दूसरा स्टॉक रडार पे आ रहा है वो आ रहा है मेट्रोपोलिस का। देखिए स्टॉक की अगर बात करें तो लगभग 2.5% के लगभग यहाँ पे ऑलरेडी गेन्स देखने को मिल चुके हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट देखा जा सकता है मेट्रोपोलिस, क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड मेट्रोपोलिस में काफी ज्यादा स्टीप कट देखने को मिले थे। 2400 से लेवल से फिसलता हुआ स्टॉक 1600 के लेवल की तरफ आया था, बट मुझे लगता है यहाँ पे एक लोअर लेवल बाइंग जरूर देखने को मिल रही है। तो एक लोअर लेवल बाइंग के तहत यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग प्ले करने की सलाह देंगे मेट्रोपोलिस में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है वो है 1630 के नीचे। 1630 के ऊपर जब तक स्टॉक आज मेंटेन कर रहा है अपसाइड में, मुझे लगता है 1750 की तरफ बहुत जल्दी मूव कर सकता है। एक अच्छा कैंडिडेट है यहाँ पे लॉन्ग प्ले करने के लिए। तो मेट्रोपोलिस में मेरा जो सलाह रहेगा वो रहेगा लॉन्ग प्ले सजेस्ट करूंगा मैं मेट्रोपोलिस के अंदर। ठीक है, आज ONGC के साथ एक शेयर हुआ था ऑयल इंडिया, हमने आपको ये भी नोटिस करवाया कि इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये भी परसेंटेज में ONGC के बराबर ही है, करीब 1.5 से 2% एक्चुअली इसमें ब्रेकआउट आएगा, ONGC में नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट शेयर होगा अगर आप सिर्फ क्रूड के हिसाब से शेयर्स देख रहे हैं तो। इसके अलावा जो शुगर वाली कंपनीज है उसमें EID पैरी 1.5% ऊपर है। ऑल्दो एक खबर क्योंकि मार्केट के पास से पहले से भी है, 50% से ज़्यादा डिस्काउंट हुई खबर है, शेयर थोड़े चले हुए भी हैं, लेकिन EID पैरी क्या एबनॉर्मल वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आज और देगा क्या? एक बार खुश आप चेक कीजिए EID पैरी के चार्ट को और बताइए 531-32 में मिलेगा, एंट्री करें या छोड़ दें? जी हाँ, देखिए स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है। इसमें बस एक कंसर्न यही रहेगा कि जो लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है। तो हाँ, अगर ये थोड़े से लोअर लेवल्स पे मिलता है विच इज अराउंड 520 525 लेवल्स, तब बाय करिए और वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए अपने 505 का। यहाँ से जो स्टॉक में मूवमेंट है, जिस तरीके का हम सेटअप इसमें देख रहे हैं कंटिन्यू होते हुए, इसमें अपसाइड काफी बड़ी है। एक बार ये 530 के रेजिस्टेंस के पार चले जाए, उसे क्रॉस कर ले सस्टेनेबली, तो यहाँ पे जो टारगेट्स हैं ये 565 लेवल्स के भी बन रहे हैं। सो स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय पोजीशन यहाँ से भी ऐड की जा सकती है। ठीक है, अगर 505 का आप स्टॉप लॉस है तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना नीचे हो सके उतना खरीदेगा, कम में खरीदेगा, वॉल्यूम भी कम रखेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो गिरावट है वो 90 अंकों की हो चुकी है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में इंडिया विक्स आज थोड़ा ग्रीडी होते हुए पहले ही आपको दिखा दिया था और ये बात बताया था कि आज के इस मार्केट के अंदर हल्के पुल बैक को थोड़ा छलावा ही आप समझें, क्योंकि डाटा कहीं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि बाजार के अंदर बहुत स्पीड से मार्केट ऊपर आ जाएगा। बट एनी हाउ आप स्टॉक स्पेसिफिक अपना चुनाव कीजिएगा। एक और शेयर मैं आपको नोटिस अभी भी करवा देता हूँ जिसके से बाजार बहुत स्पीड से नीचे आया हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी थोड़ी देर पहले ही 1% ऊपर था, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज बकायदा लाल निशान में आ गया। जो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर प्ले था मार्केट का वो थोड़ा कमजोर होता दिख रहा है, इसलिए आज मार्केट के अंदर 16400 को टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाई होती जा रही है और 495-96 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। रिलायंस क्षितिज आपने देखा था ये 2700 तक तो सेफ है ना, जिनके पास भी पोजीशन है 2700 के बाद सारी पोजीशंस खाली करें एक बार। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से वही बात रिपीट करना चाहूंगा। 2700 के जो लेवल्स थे पिछले 2 से 3 सेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो एक ब्रेकआउट लेवल था जहां पे हम लोगों ने कॉल राइटर्स को ट्रैप होते देखा था। तो अब ये जो प्रॉफिट देखने को मिल रही है ये इस वजह से भी हम कह सकते हैं टेक्निकल सेटअप पे कि पिछले सेशन में स्टॉक ने गैप अप दिया था, तो एक छोटा सा गैप इंटरडे चार्ट्स के ऊपर यहाँ पे जरूर फिल हो सकता है, जो कि है लगभग 2740 2745 लेवल के आसपास। तो वहां पे एक अच्छा सपोर्ट आता दिखाई दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो 2745 के लगभग मुझे लगता है स्टॉक को यहाँ पे एक बार रुकना चाहिए और 2700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर्स के हिसाब से अगर 2700 ब्रीच कर जाता है यहाँ पे डाउन साइड पे, तो मुझे लगता है जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं पोजीशन वो भी कहीं ना कहीं एग्जिट एक बार जरूर ले लें स्टॉक से। बट 2700 के लेवल स्टॉप लॉस के साथ अपना जो पोजीशन है जरूर मेंटेन करें। ओके, इस बीच बाजार में और ज्यादा गिरावट जो है गहराती हुई नजर आ रही है। 16500 के भी नीचे निफ्टी में फिलहाल ट्रेड 16477 के स्तर पर। इस बीच बैंक निफ्टी 35165 के स्तर और रिलायंस जो कि लगातार बाजार को तेजी या सपोर्ट देने का काम करता है, आज वो भी ऊपरी स्तरों से यहाँ पर कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता हुआ। तो गिरावट तो क्लियरली बढ़ती हुई। एडवांस डिक्लाइन भी अगर देखेंगे 473 शेयर है जिसमें तेजी हम देख रहे हैं, उसके सामने करीब 1400 शेयर है जिसमें कमजोरी नजर आ रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर HDFC लाइफ कमजोर बाजार में भी हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है। जतिन, एक बार इस पर आपकी राय में जानना चाहूंगी, क्योंकि कंपनी ने कुछ समय पहले अपनी कॉर्पोरेट वैल्यू, एम्बेडेड वैल्यू जो है उसे भी डबल करने की बात की थी और लाइफ इंश्योरेंस स्पेस लगातार फोकस में भी है। HDFC लाइफ के चार्ट से एक बार देखें और बताएं क्या किया जाए।
जी, एचडीएफसी लाइफ होल्ड कर रहा है तब तक व्यू स्टॉक में पॉसिबिलिटीज है कि ये ऑन हायर साइड 615, 625 एंड 639 के लेवल टेस्ट कर सकता है। 590 का ब्रेकआउट जोन है, तो 590 के हिसाब से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इंट्राडे में मैक्स टू मैक्स स्टॉक में 615 से लेकर 620 तक की मोमेंटम बन सकती है। इंट्राडे स्पेसिफिक अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो एटलीस्ट 596 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए लॉन्ग। प्रशांत, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इस स्टॉक पर एक बार अपनी राय दीजिए, क्योंकि कंपनी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए हैं फार्म हाउस प्लॉट ऑफ लैंड के लिए, पर्टिकुलरली इनके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो भी पार्सल्स हैं। कंपनी खासतौर से ऑफकोर्स रियल एस्टेट स्पेस में है, लेकिन लैंड पार्सल के लिए जानी जाती है। करीब 2.5% की तेजी है 112 के लेवल्स पर। इस पर क्या नजरिया होगा आपका? जी मानसी, ये स्टॉक जब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स में आ रहा था, अभी ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, करीबन 112 113 की रेंज में चल रहा है। तो मेरे लिए बहुत क्लियर होगा कि अगर इसमें कोई लॉन्ग जाना चाहे तो उनके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 105 105 का, और टारगेट आप रख सकते हैं करीबन 125 का, जो इसकी 200 दिनों की एवरेज है। एक बार ये 125 के ऊपर यानी इन्वेस्टर एवरेज के ऊपर निकल जाए तब इसमें पोजिशनल लॉन्ग्स बनाने चाहिए। अभी ट्रेडिंग के हिसाब से 105 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। ऑयल इंडिया के ग्राफ को लेके आइए। ऑयल इंडिया में डिम्पी ने सुबह आपको बताया था कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी में ओएनजीसी के अलावा ये भी छोटी कंपनी है और इसमें डेटा पॉजिटिव है। देखिए 2% ऊपर है और आज 350 का के टारगेट पे लेके प्रभुदास लीलाधर ने एक नोट सुबह सुबह निकाला कि ये कंपनी 350 का टारगेट। कुछ एक बार रिविजिट करते हैं इस आइडिया को, थोड़ा लंबा चार्ट लेके आइए। ये प्योरली हायर क्रूड ऑयल प्राइस का प्ले है, लेकिन ओएनजीसी लोग प्रिफर ज़्यादा करते हैं। चार्ट पे कैसा लग रहा है? देखिए, अगर मैं ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को कंपेयर करूं देन डेफिनेटली स्ट्रक्चर जो है ऑयल इंडिया का पॉजिटिव है और यहां से ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल पे ही खड़ा है। अगर मैं पिछले कुछ महीनों का चार्ट देखूं तो 255 जिस प्राइस पे ये स्टॉक एग्जैक्टली अभी ट्रेड कर रहा है, यही एक जोन है जहां पे स्टॉक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया था। इनफैक्ट इसके पहले 3 बार ऐसा हुआ है जहां पे स्टॉक ने इसी लेवल से टर्न अराउंड लिया है। तो एक नैरो रेंज में अब स्टॉक जा रहा है और अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हुए दिख रहा है। अब जो सेटअप है, जो मोमेंटम हम देख रहे हैं, इसके चलते अगर ये यहाँ से मोमेंटम, यहाँ से ये लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गो टू 285 290 के जो जोन्स हैं, वहां तक इस स्टॉक को हम जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक को कन्विंसिंगली 255 के ऊपर क्लोज होकर कुछ समय ट्रेड करना पड़ेगा तब, वरना एक हल्का सा इसमें हम डाउन टिक आते हुए देख सकते हैं, विच विल एक्ट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो जब तक 230 के लेवल इसमें मेंटेन्ड है, आप इसे बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट जरा लोअर लेवल पे बाय करेंगे तो पे ऑफ आपके लिए बेटर रहेगा। 230 के जो लेवल्स हैं उसे स्टॉप लॉस बना के चलिए फॉर क्रिएटिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन ऑयल इंडिया। एक्चुअली जो अभी चार्ट देख पा रहे हैं, जहाँ पे अभी समय कर्सर है, वही 230 का लेवल है अजय, जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं और मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ पे मैंने बॉक्स क्रिएट किया हुआ है, ये और ये इस रेंज को पार करेगा तो जितना ये टूटा हुआ है, यानी कि जितना ये डेप्थ होती है इस चार्ट की, इसको जस्ट रिवर्स कर लो आप, तो वो आपका टारगेट हो जाएगा। इसलिए आप जो अभी नोट बता रहे हैं कि एक बड़े ब्रोकिंग हाउसेस ने इस पर नोट निकाला है, वो बिल्कुल ठीक है। ब्रेकआउट होना चाहिए, बट ये ब्रेकडाउन अगर फेल हो गया तो फिर थोड़ा नीचे भी आ सकता है। 350 का भाव नोट निकाला, 350 मतलब 40% हायर। अभी देखिए 200 समथिंग चल रहा है, राइट? 350 का अभी का जो भाव है 255 का रेट है। बताइए 350 की बात, 350 का यानी कि 100 रुपए ऊपर एथिकली देखा जाए तो करीब 50% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे आपको मिल सकता है। यस, एक दूसरा स्टॉक लेके आइए। क्षितिज, आपसे डिस्कस करूंगा मैं एनएमडीसी। अच्छी खासी उसके अंदर गिरावट आ रही है, क्या ये शॉर्ट कैंडिडेट है? इसने दोबारा प्राइस कट किए ओवर द वीकेंड, देखिए 4% नीचे है। जी 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 बिल्कुल। देखिए एनएमडीसी, अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद 120 121 लेवल के लगभग ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी 4% का कट दे दिया है आज के सेशन में। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो देखिए शॉर्ट कैंडिडेट पे यहाँ पे नहीं सलाह दूंगा कि करंट मार्केट प्राइस पे किसी को शॉर्ट करने की सलाह दूंगा, बट यस अगर एक बाउंस हमें टूवर्ड्स मिलता है 124 की तरफ दोबारा से एक बार बाउंस मिलता है, स्टॉक कोशिश करता है आज के गैप को फिल करने की, तो मुझे लगता है वहां पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवर करेगा। अगर हम लोग ब्रॉडली बात करें तो जब तक 128 लेवल अपसाइड में डिसिसिवली क्रॉस नहीं करता स्टॉक, मुझे लगता है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर स्टॉक के अंदर बना रहेगा। तो जब तक 128 के नीचे ट्रेड कर रहा है, हम लोग यहाँ पे सलाह देंगे कि स्टॉक से थोड़ा दूरी बना के रखें। शॉर्ट सेल करने के लिए एक बाउंस की वेट करें, 124 के आसपास आता है तो 128 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है एनएमडीसी का स्टॉक।
ये एनएमडीसी का चार्ट भी हमने आपके लिए ड्रॉ किया है और यहाँ पे देखेंगे जस्ट रिवर्स है आईओएल के, इंडियन ऑयल का आईओएल के जो भी आपने देखा था। एनएमडीसी के अंदर क्या है कि स्लाइटली हर राइस बिक रहा है और ये आप देखेंगे इस चार्ट के जरिए ही, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल रेंज पे आ जाए जहाँ पे आपने नोटिस कराया। अगर ये गया तो इसको कहते हैं चैनल का भी ब्रेक डाउन हो जाना, चैनल के बाहर हो जाएगा, फिर चैनल से बाहर हो जाएगा। आप या तो आप लाइन के उस तरफ जाएं या तो इस तरफ रहें, अगर आप जो लाइन से अलग ही हो गए तो आपको पनिशमेंट मिलना तय है। तो ये जो है एक ऐसा स्टॉक है, अगर आपको शॉर्ट में बड़ी इच्छा होती है तो आप अपने रेडार पर रख सकते हैं, लेवल देख के, क्योंकि इसमें लगातार प्राइस कट्स आ रहे हैं। दूसरा प्राइस कट आया है, कोई लेने नहीं आएगा इसको, कौन लेने आएगा? और क्या देख रही हैं आप कौन सी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरह से मॉनसून थीम हम देख रहे हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर एक बार फोकस होना चाहिए, और साथ ही जिस तरह से यहाँ पर ट्रेंड नजर आ रहे हैं। आज ऑफ कोर्स एक खबर भी थी, लेकिन फर्टिलाइजर स्टॉक बाजार की कमजोरी के साथ रिएक्ट कर नहीं पा रहे हैं। अविनाश जी, आपसे ही इस पर आपका नजरिया जाना था। अब मैं पूछना चाहूंगी, ऑफ कोर्स आरसीएफ का स्टॉक देखिए यहाँ पर हरे निशान के साथ ट्रेड नजर आ रहा है। ठीक है, अविनाश हमारे साथ नहीं है। प्रशांत, आप बताएं, फर्टिलाइजर में इस गिरावट में कहीं खरीदारी के मौके बन रहे हैं? जी मानसी, इस स्पेस में मुझे आरसीएफ, जैसे कि आपने कहा, वो काफी अच्छे लेवल्स पे लग रहा है और मैं आरसीएफ में ही पोजीशन रखना चाहूंगा। और इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 87 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और 87 के बिलो में इसमें से एग्जिट हो जाऊंगा। टारगेट में इसमें देख रहा हूँ करीबन 106 से लेके 110 के रेंज में कंजर्वेटिवली। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आरसीएफ एक डिसेंट स्पेस में। आरसीएफ डिसेंट स्पेस में यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर एक बार फोकस बनाकर खरीदारी का मौके यहाँ पर ढूंढा जा सकता है। ऑफ कोर्स मॉनसून प्ले है जिस पर फोकस है, जिसके चलते आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स में तेजी के अनुमान नजर आ रहे हैं। लेकिन रिटेल स्पेस की कंपनियां पर भी लगातार हमारा फोकस है। ट्रेंड की हमने पिछले दिनों बात भी की है, और ऑफ कोर्स बाजार में जिस तरह के ट्रेंड फिलहाल नजर आ रहे हैं, ऐसे में कमजोरी भरे बाजार में कहां पर खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं, ये हमारा सबसे बड़ा एक फोकस होना चाहिए। ट्रेंड देख लीजिए, वेदांत फैशन, एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे स्टॉक्स जो कि फिलहाल हम देख रहे हैं बाजार की उतार चढ़ाव के साथ ही यहाँ पर कमजोरी पर ट्रेड कर रहे हैं। प्रशांत, एक बार आपकी राय यहाँ पर भी जानना चाहेंगे, रिटेल स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? तो मानसी, मैं अगर ट्रेंड की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि इसकी दो तरीके होते हैं स्टॉक के। एक होते हैं इन्वेस्टिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो वो हिसाब से मुझे ये स्टॉक फिट बैठ रहा है क्योंकि इसकी बेस बहुत अच्छी बनी हुई है। जहां तक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात है, जहां मोमेंटम चाहिए होता है, तो उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये करीबन 1100 के रेंज में चल रहा है। अगर हमें ये 1080 1075 के रेंज में मिल जाए तो फ्रॉम अ पोजिशनल बाइंग पर्सपेक्टिव हम इसको ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 1020 का, और टारगेट हम रख सकते हैं करीबन 1200 के लिए। इस समय गिरावट बढ़ती जा रही है, उसका एक रीजन ये भी है कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है ना 7.5% की हो गई है, और एमपीसी के पहले थोड़ा बाजार नर्वस है, डेज लो की तरफ आ गया है। 100 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल निफ्टी में, करीब 500 पॉइंट की फॉल सेंसेक्स में भी हो गई है। बैंक निफ्टी को लेके आइए, बैंक निफ्टी डेज लो के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए डेज लो पे है, क्योंकि क्रूड की वजह से लोग नर्वस हो गए हैं। जितिन, कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किया आपने? जी, ग्लेनमार्क पे व्यू पॉजिटिव है। ग्लेनमार्क में एक बॉटम बना है अराउंड 390-380 जोन पे। अगर इंट्राडे में भी देखा जाए तो 398 पे सस्टेन होते ही स्टॉक में डिसेंट अपमूव देखने मिल सकता है। ऑन द हायर साइड स्टॉक पॉसिबल है एक्चुअली 403, और उसके बाद 411 लेवल तक जा सकता है। इन केस ऑफ डिक्लाइन 388 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 388 का स्टॉप लॉस लेके पोजीशन लॉन्ग करनी चाहिए। एक शेयर हो रहा है, क्षितिज जरा आप इस पर ध्यान रखिए। कैश का शेयर है ओलेक्ट्रा ग्रीन्स, हमने अपनी शीट में डाला है। कल इसकी क्लोजिंग बहुत ही अच्छी थी, क्या ये आज फिर से चल सकता है? बस एक ही कैविटी इसके साथ है, ये ना 5% के अपर सर्किट पे जाके फ्रीज हो जाएगा, अभी 1.25% है। आज का स्टॉप लॉस और आज का टारगेट जरा बताइए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। इलेक्ट्रा ग्रीन्स, यस, 646 रुपए का है। ओलेक्ट्रा लिखेंगे आपको आ जाएगा, एक ही शेयर है ओलेक्ट्रा के नाम पे। ये ई व्हीकल्स की बसेस वगैरह बनाती है कंपनी। माफ कीजिएगा डिम्पी, मेरे पास अभी चार्ट इस पे नहीं आ रहा है। प्रशांत, आप चेक कीजिए, आपके पास होगा, कैश का शेयर है ओलेक्ट्रा। इसमें आज का स्टॉप लॉस और आज का टारगेट, कंडीशन अप्लाइड, 5% से ऊपर का टारगेट मत दीजिएगा आज। जी डिम्पी जी, तो मुझे लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस के करीब आया हुआ है, तो मैं फिलहाल अगर इसमें ट्रेड करूं तो इंट्राडे स्पेसिफिक ही करूंगा।
और जो मेरा इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस होगा वो होगा 640 जो कि आज का लो बना है उसके जस्ट नीचे, यानी 638 का मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूंगा। आज का जो हाई बना हुआ है 662, तो उसके ऊपर मेरा टारगेट वही होगा। मतलब रिस्क रिवॉर्ड हार्डली 1:1 1:2.5 है, तो मुझे इसमें रिस्क रिवॉर्ड जज नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास पोजीशन है वही होल्ड करे, फ्रेश बाइंग की सलाह मेरी होगी नहीं इसमें। फ्रेश तो नहीं लेंगे, लेकिन जिनके पास है वो ज़रूर बने रह सकते हैं। 648 पे भी चल रहा है, 640 के नीचे एक बार आएगा तो शायद वीक होगा, अदरवाइज नहीं तो इसके चांसेस प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है कि ऊपर जाए। इस बीच बाजार तेजी से नीचे खिसक रहा है, अब 16,463। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो गिरावट है एक झटका देने के बाद वो तो रुक गई है, लेकिन अगर आप इसके अलावा वाले और शेयर्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको फिर से नुकसान आपको बढ़ते हुए दिखेगा। उसी कैटेगरी में जहाँ पर नुकसान थोड़ा बढ़ रहा है, मैं शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। उसमें आप देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट 3-3.25% ये नीचे आ चुका है। एक बार क्षितिज आप इसको देखिए, ये 3% नीचे आ गया है। इसमें कोई ट्रेडिंग कॉल जनरेट करें या फिर छोड़ें? आज के लिए मौका छूट गया। जी देखिए, यहाँ पे देखिए कोई भी शॉर्ट ट्रेड लेने से पहले या फिर कोई भी बाय ट्रेड लेने से पहले देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपने बिल्कुल सही दर्शाया, 3.5% का कट ऑलरेडी हम लोग स्टॉक पे देख चुके हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड अगेन इट विल नॉट बी फेवरेबल फॉर एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव एज वेल। तो यहाँ पे इस ट्रेड को हम लोग एक बार छोड़ने की सलाह देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो चलिए ये रहा आपको मिलती हुई एवेन्यू सुपरमार्ट के स्टॉक पर नजर आ रही है। इस बीच कंपनीज को इस समय कहाँ पे और कैसे किस नज़र से देखना चाहिए, मार्केट में कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शरद मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। असल में हुआ क्या कि जेफरीज ने स्मॉल कैप को लेकर एक स्ट्रेटजी बनाई है। भारत के स्मॉल कैप के मल्टीबैगर बनाने की रफ्तार में अब वो भी शामिल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे तेज़ी इन्हीं सब शेयर्स में देखने को मिल सकती है। तो एक बार उसकी एक पूरी रिपोर्ट की जो डिटेल्स हैं, कौन कौन से शेयर है उसमें, क्या उनका व्यू पॉइंट है, क्या उनका कहना है, ये बस शरद आपको कंपाइल करके पूरा बता देंगे। फिर इसमें से हम एक दो शेयर छांट लेंगे, पता भी कर लेंगे उनमें क्या करना चाहिए। शरद बताइए। जी बिल्कुल, जेफरीज का रिपोर्ट आया है माइक्रो कैप स्ट्रैटेजी को लेके और देखा जा रहा है कि भारत का जो हिट रेट है 5 साल का एवरेज देखा है तो वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड का देखा जाए, और बहुत शानदार रिटर्न जो है स्मॉल कैप स्पेस में देखने मिली है। पिछले 20 साल में आउट परफॉर्मेंस भी देखी गई है मिड कैप स्पेस में और लार्ज कैप स्पेस में, और वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस माना जाता है। जेफरीज के द्वारा कहा गया है कि ये बेस्ट सोर्स है मल्टी बैगर्स के लिए। अगर भारत के 5 साल के मल्टी बैगर रेट्स के बारे में बात करें तो भारत का जो क्वार्टरली एवरेज हिट रेट है लगभग 20% का, वहीं चाइना, यूरोप और इवन जो ग्लोबल बेसिस पे अगर आंकड़े देखें तो लगभग 9 से लेकर 17% तक का ग्रोथ देखने मिला है, और यूएसए तो और पीछे है लगभग 8.5% पे। लेकिन कुछ अहम स्टॉक्स है जो आप कह सकते हैं जेफरीज ने जो पोटेंशियल मल्टी बैगर्स के नाम पे कहा है, तो उसमें जो है सबसे पहले जो है हम कहेंगे सीसीएल प्रोडक्ट्स को लेके, आपके कॉफ़ी के प्रोडक्ट्स से कंपनी है। इसके अलावा टाटा केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केई इंडस्ट्रीज़ और ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़, इनके जो फॉरवर्ड पी रेशियो भी है अगर देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं 10 से लेके 15 तक है, तो वैल्यूएशंस भी थोड़े इंटरेस्टिंग देख रहे हैं। और जो EPS CAGR है वो लगभग 18 to 25% का जो ग्रोथ इन 5 स्टॉक्स में देखने मिल रहे हैं। और दूसरा सेट ऑफ 5 स्टॉक्स रहेगा आपका VRL लॉजिस्टिक्स, जामना ऑटो, ट्राइडेंट, एक्सो नोबल जो आपके इंडस्ट्रियल पेंट की कंपनी है, और आखिर में दीपक नाइट्रेट। तो ये जो 5 स्टॉक्स है ये भी जो है आपके टॉप 10 मल्टी बैगर स्टॉक्स के जो यूनिवर्स है जेफरीज की उसमें आते हैं। ठीक है, ये सारे की सारी लिस्ट आपके सामने शरद ने बताई है और उनका क्या व्यू पॉइंट है। और एक और चीज़ जिस पे गर्व होना चाहिए वो ये है कि छोटे मझोले शेयर्स भी भारत में अक्रॉस द वर्ल्ड अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 20% का उनका हिट रेशियो है जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख भी पा रहे थे। पहली प्लेट उसी के रिगार्डिंग थी। इसमें से कुछ एक शेयर हमने छांटे और मेहमानों से फटाफट से पता करते हैं क्या करना चाहिए। VRL लॉजिस्टिक तो कई दिनों से हम भी डिस्कस कर रहे हैं। एक बार क्षितिज VRL लॉजिस्टिक देख के बताइए, जेफरीज की लिस्ट में भी है और आपकी लिस्ट में भी होगा पक्का? जी बिल्कुल, यहाँ पे VRL लॉजिस्टिक का मेरे को बिल्कुल ध्यान है कि हम लोगों ने लास्ट वीक भी आपके शो पे हम लोगों ने स्टॉक को डिस्कस किया था और मैंने वहां पे भी यही बताया था कि उस टाइम स्टॉक ट्रेड हो रहा था 645-650 के लगभग। तो मैंने ये कहा था कि पुल बैक की वेट करनी चाहिए फ्रेश पोजीशंस बिल्डअप करने के लिए। तो आज वो पुल बैक पिछले सेशन में और आज के सेशन में हमें देखने को मिल गया है। तो मुझे लगता है दिस इज अ राइट टाइम टू एंटर इनटू VRL लॉजिस्टिक फॉर एनी लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे अच्छे पुल बैक के बाद मुझे लगता है एक बार 660 के लेवल यहाँ पे टूटते हैं तो एक अच्छा रैली दोबारा से मोमेंटम कैच करेगा। डाउन साइड में मुझे लगता है जब तक 600 के लेवल सस्टेन कर रहे हैं स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है। वीकली चार्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे, मंथली चार्ट्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ पैटर्न। तो मोमेंटम एक अच्छा मेंटेन कर रहा है VRL लॉजिस्टिक। तो करंट लेवल पे मैं यहाँ पे बाय करने की सलाह दूंगा VRL लॉजिस्टिक्स में। ओके, इसी लिस्ट में हमने कई सारे स्टॉक्स डिस्कस भी किए और मल्टी बैगर की कैटेगरी में ट्राइडेंट, दीपक नाइट्राइट जैसे भी स्टॉक्स हैं। जतिन, इस पर भी अपना नजरिया एक बार आप बताएं।
जतिन, ये सवाल आपके लिए है। जी, दीपक नाइट्रेट पे तो ही है। दीपक नाइट्रेट तो मल्टी बैगर हो ही सकता है। साथ में अगर ट्राइडेंट के बारे में भी देखा जाए तो ट्राइडेंट ने रिसेंटली लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज टेस्ट किया है जो अराउंड 46-45 के रेंज में। वीकली चार्ट देखा जाए तो स्टॉक में हायर लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उसमें एक सेकेंड वेव ऑफ डिक्लाइन देखने मिल रहा है। पॉसिबल है कि यहाँ से एक ये प्रॉफिट बुकिंग का वेव थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। हाँ, प्राइस वाइज करेक्शन रिलेटिवली अभी नहीं आएगा। टाइम वाइज करेक्शन जोन में स्टॉक फॉल हो सकता है जो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। ऑन द लोअर साइड 40 से लेके 42 के लेवल है जिससे स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो 34-35 के सपोर्ट से स्टॉक में बाय पोजीशन बनानी चाहिए। जैसे स्टॉक 50 का लेवल क्रॉस करता है स्टॉक को पॉजिटिव मोमेंटम बन जाएगा जो स्टॉक को इवन 62 एंड 65 के लेवल पे करने में हेल्पफुल कर सकता है। जमुना ऑटो जरा चार्ट लेके आइए, जमुना ऑटो का प्लेट्स में लेके आइए डायरेक्टर साहब। आप देखेंगे कि 25% का ग्रोथ नेक्स्ट 3 साल का दिखा रहा है जेफरीज के अकॉर्डिंग, और स्टॉक अभी भी 10-12 टाइम, जरा वो प्लेट लेके आइए जिस पर वैल्यूएशन लिखे हुए हैं। जमुना ऑटो अभी वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा नहीं है और 25% का ऑन एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ 3 साल का दिखने का उम्मीद है जेफरीज के हिसाब से। कुछ जरा जमुना ऑटो के चार्ट्स देख के बताएंगे। जी हाँ, देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका जो हम इसमें मोमेंटम देख रहे हैं। ये ऑलमोस्ट लीनियर एंड विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन इतनी अच्छी मूवमेंट के बाद भी कहीं ओवरहीटिंग के संकेत नहीं है बिकॉज ये लीनियर है लेकिन ग्रेजुअल रहा है। और स्टॉक में जो हमने डिप्स भी आते हुए देखे हैं वहां भी हर बार स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेट करके फिर वहां से एक बाउंस ही दिया है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर जमुना ऑटो का भी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने 2 बार 125 के जो लेवल्स हैं वहां पे एक बार हाई बना के वहां से स्लाइड दिखाया है। तो 125 इज अ लेवल जहां पे एटलीस्ट ऑन एन इमीडिएट बेसिस अगर आप ट्रेडिंग बेसिस पे इसमें पोजीशन ले रहे हैं तो स्टॉक रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इज वेरी पॉजिटिव और जो इसका सेटअप हम देख रहे हैं ये दर्शा रहा है कि आने वाले कुछ समय में 150-155 के जो जोन्स हैं ये भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है। बट दैट इज अ फ्यू मंथ्स एंड अ फ्यू क्वार्टर्स का टाइम फ्रेम अगर कोई लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ जो एक बेस बना है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग अराउंड 95 के जो जोन्स हैं उसके आसपास काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना है। तो अगर आप पोजिशनली इसे बाय कर रहे हैं फॉर अ फ्यू मंथ्स 95 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। 155 के जो जोन्स हैं उनको टारगेट लेके चल सकते हैं। जमुना ऑटो पर ये राय मिलती हुई 111 का लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ, लेकिन